अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू नॉवेल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस नॉवेल का जेनर है लव एट फर्स्ट साइट, वडेरा बेस्ड, हवेली बेस्ड, सडन निकाह, जिद्दी हीरो का। और ये मेरा चैनल है, उम्मीद है आप सभी इसको भी सपोर्ट कीजिएगा। इस पर भी मैं नॉवेल अपलोड करती हूँ। इस चैनल की भी आप वीडियोज़ को देखिएगा। अगर आपको ये नॉवेल्स अच्छे लगे तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। आज बहुत दिनों बाद मौसम कुछ बेहतर हुआ था। सूरज की नरम गरम किरणें जिस्म को भली महसूस हो रही थी। वो आंखें मूंदे झूला झूल रही थी। जिंदगी में सुकून ही सुकून था। हर सू खुशियां ही खुशियां थीं। गम का दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं था और यही सुकून उसके चेहरे पर भी था। अभी अभी आंखें मूंदे वो आने वाले दिनों के हसीन लम्हात का सोच ही रही थी। नाजुक होठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट का बसेरा था। वो ना जाने कितनी ही देर मजीद ऐसे ही बैठी रहती कि कौवे के बोलने की आवाज़ पर ख्यालात में खलल पड़ा था। उसने नागवारी से सीधे होते हुए उस काले भद्दे कौवे को देखा था और अपनी जगह से उठकर दीवार के पास आई थी। हर सू हरियाली फैली हुई थी। उसने नरमी से दोनों आंखें बंद करके गहरा सांस लेते हुए गांव की ताज़ा हवा को अपने अंदर उतारा। खुशी की एक लहर उसके वजूद में सैरात कर गई थी। दोनों हाथ अपने गिर्द लपेटे हुए वो उसी अंदाज में खड़ी थी। छत की छोटी छोटी मुंडेरे के साथ सफ़ेद रंग के जोड़े में वो दूर से देखने पर कोई परी ही मालूम होती थी, मगर वो कोई परी तो ना थी। काली घनी लंबी जुल्फ़ें, मासूम आंखें, रोई जैसे नर्म मुलायम गाल, पंखुड़ी के मान, गुलाबी नाजुक लब, खूबसूरती, नाजगी और पाकीज़गी का पैकर, वो नूरुल अदन थी। कितनी ही देर वो ऐसे ही खड़ी रहती, मगर अब हवा में खनकी का तासुरात बढ़ रहा था। सूरज साहब भी बादलों की ओट में छुप गए थे और नूरी को तो वैसे भी सर्दी कुछ ज़्यादा ही महसूस होती थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती हुई सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई थी। सामने ही तख्त पर अम्मा मोहसिन की शादी के जोड़े फैलाए हुए बैठी हुई थी। वो अभी उन्हीं के पास गई थी। नूरी बताओ तो कैसा है ये जोड़ा? वो गहरे नीले रंग के बारीक करेब के खूबसूरत जोड़े को उसके सामने फैलाते हुए बोली थी। नूरी ने दिलचस्पी और पसंदीदगी से जोड़े को देखा था। उसे वाकई ही वो नफीस सा सूट पसंद आया था, जिसके गले पर गोल्डन कलर की नगों का दीद ज़ेब काम किया गया था। ऐसे ही काम घेरे और दामन पर भी था। बहुत प्यारा है। उसने सूट के काम पर हाथ फेरते हुए दिल से तारीफ़ की थी। चलो शुक्र है, पसंद आ गया है। एक मसला तो हल हो गया। अब बाकी के जोड़े भी निकालो और पैक कर लो। सायमा के घर की पहली शादी है, क्या कहेगी? बहन के मेहमानों की तरह आई है। हम कल ही रवाना हो जाएंगे। वो भी खुश हो जाएगी। दूसरा शादी वाले घर में 100 काम होते हैं, मिलकर निपटा लेंगे। शादी में दिन ही कितने रह गए हैं। जी ठीक है। वो उदासी से मुस्कुराई थी। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अम्मा उसके पुरनूर चेहरे पर बिखरी उदासी के रंग भाप गई थी। कुछ नहीं अम्मा, बस उदास थी थोड़ी सी। ये ढलती शामें मुझ पर उदासियाँ बिखेर देती हैं। शामें तो उदास ही हुआ करती हैं। ढलती शाम में एक अजीब सा फुसू होता है बेटा, जो हमें अपनी तरफ राग़िब करता है। सियाने लोग कहते हैं कि ढलती शाम मुराजत का इस्तारा है, मगर बेटा ये तो सिर्फ सहने वाला ही जानता है ना कि क्या मराजत वसूल या फ़राक। अपने घरों को लौटते परिंदे के लिए ये अलामत वसूल है तो डूबते सूरज के लिए पैगाम फ़राक है। इसीलिए हमें शाम के वक्त उदास और परेशान कर देता है। वो नरमी से उसके रेशमी बालों में उंगली चलाते हुए बोल रही थी और वो आंखें मूंदे उनकी बातें अपने अंदर तक उतार रही थी। वो अभी मज़ीद भी बोलती, मगर मरकज़ी दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसका ध्यान हटा दिया। अब उठो और नमाज़ पढ़ो। अपने रब की याद में सुकून है। मैं देखूं तो कौन आया है। वो उसे अंदर भेजते हुए खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। आज खिलाफ़े मामूल वो जल्दी उठ गया था, वरना सुबह खेजी उसके मामूलात में शामिल ही नहीं थी। अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर नीचे झाँका। सामने ही बीबी जान उसे नज़र आ गई थी। माँ पर नज़र पड़ते ही लबों पर एक दिल आवेज़ मुस्कान ठहरी थी, जो उस शख्स का खासा बिल्कुल भी नहीं थी। वो बहुत कम मुस्कुराता था, लेकिन कभी कभार उसके लबों का अहाता करने वाली ये मुस्कुराहट देखने वालों को उसको अपने शहर में जकड़ने का हुनर रखती थी। अस्सलाम वालेकुम। फ्रेश होकर सबसे पहले माँ के पास आया था और अब उनके पास ही तख्त पर बैठ गया था। नाजी से बात करते हुए उन्होंने पलट कर उससे समीत हैरानी से देखा था। भूरे बाल, हल्की भूरी आँखें, अनाबी गुदाज होठ, सुनहरी गंदगी दमकती हुई रंगत, चौड़ी छाती, खुरदरी हथेलियाँ और धीमी गंभीर मुस्कुराहट। जलीब अरमुगान बागड़ी, उनका कुल कायनात। वालेकुम अस्सलाम, आज जल्दी उठ गए? वो उसकी पुश्त पर हाथ फेरते हुए बोली थी। जी बीबी जान, आज ज़रा ज़मीनों पर जाना है। काफ़ी दिन से चक्कर नहीं लगा सका। ज़रा देखूँ तो क्या मामूलात हैं। वो उन्हें तफसील बता रहा था। चलो खैर से जाओ और पुत्र मज़ारों पर ज़्यादा सख्ती मत किया करो। छोटी छोटी गलतियाँ माफ़ करना सीखो। अब तुम बच्चे नहीं हो। बीबी जान अब तो जानती हैं, ज़रा सी ढील दूँ तो सर पर चढ़ने को तैयार रहते हैं।
उन्हें इसी तरह काबू रखा जाता है। खैर, आप इन बातों की फ़िक्र मत करें, मैं अपने तरीके से सब संभाल रहा हूँ ना, आप बस अपना ख्याल रखा करें। वो बात ही बदल गया था। मैं इस उम्र में क्या ख्याल करूं? अब तो एक ही ख्वाहिश है कि इस घर में भी कोई छोटे छोटे कदमों की आवाज़ सुनने को मिले। मुझे तो सन्नाटे काटने लगते हैं। वो उसके खुशगवार मूड को देखते हुए आज फिर उसकी शादी का जिक्र निकाल लाई थी। बीबी जान, आपसे कितनी दफ़ा कहा है अभी मेरा शादी के बारे में मत सोचे। मैं ऐसे ही खुश हूँ और जब मुझे लगेगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए तब 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। अभी तो मैं चलता हूँ, शाम में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वो हमेशा की तरह अपनी बात मुकम्मल करके उनके सुने बगैर ही हवेली से निकल गया था। मिर्जान बेगम की नज़रों ने दूर तक अपने खूबरू बेटे का ताक़ुब किया था। शादी के 8 साल बाद, हज़ारों मन्नतों मुरादों के बाद मिलने वाली ज़लेब अरमगान बागड़ी ने उनकी ज़िंदगी में औलाद की कमी पूरी की थी। उससे हुस्न व वजाहत के साथ जलाल भी अपने पुरखों की विरासत में ही मिला था। इलाके में उसका एक रोब व दबदबा था। जब वो सफ़ेद पगड़ी पहने जिरगे का फ़ैसला करता तो सामीन को सांप सूंघ जाता था। अपने उसूलों से 1 इंच भी नहीं हिलता था। उसे कामचोरों से सख्त नफरत थी। नरमी पे आता तो सबको नवाज देता और जलाल में आता तो सबसे उसी की लपेट में ले आ जाते थे। उसने बहुत कम उम्र में ही अपने गांव को बहुत बेहतर तरीके से संभाल लिया था, मगर लड़कियों के मामले में उसके उसूल बहुत सख्त थे। बीबी जान उसकी इसी आदत से तंग थी, इसीलिए वो चाहती थी कि वो शादी करके शायद उसकी बीवी से ही उसे सुधार सके, मगर उसे तो सिनफ नाजुक से हद दर्जा बेजारी रहती थी। लड़कियों की तरफ तो वो आंख उठाकर भी नहीं देखता था। अक्सर लड़कियां उसके अताब का शिकार रहती थीं। ख़ानदान की लड़कियां तो उसके सामने ही नहीं आती थीं, मगर मोहब्बत भी तो उन्हीं का शिकार करती है जो उसके वजूद से मुनकर होते हैं। वो नमाज़ पढ़कर निकली तो मुर्तज़ा अम्मा के साथ बातों में मसरूफ़ था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता था। क्या उन्हें खाला ने भेजा है हमें ले जाने के लिए? चलो अच्छा ही है। अगले ही पल उसने खुद को नॉर्मल कर लिया था। दुपट्टा शानों पर बराबर करते हुए कदम उनके जानिब बढ़ा दिए थे। अस्सलाम वालेकुम। धीमी आवाज़ पर उसने सर उठाकर उसे देखा था। कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, चाय लाऊं या खाना खाएंगे? नहीं, खाना तो खालू के साथ ही खाऊंगा, अभी तो तुम सिर्फ चाय ही पिला दो। उनकी बात पर सर हिलाती वो किचन के जानिब बढ़ गई थी। वो दोनों खालाजाद थे। उन दो के दरमियान कभी इजहार नहीं हुआ था, मगर वो दोनों बचपन से ही खुद को एक दूसरे की अमानत समझते थे। बहुत छोटी उम्र से ही उसके दिल में मुर्तज़ा की मोहब्बत पनप रही थी। उन्हें चाय देकर वो वापस कमरे में आ गई थी। अभी उसे सारी पैकिंग करनी थी। कुछ दिनों बाद ही तो मुर्तज़ा के बड़े भाई मोहसिन की शादी के लिए उसे रंगपुर जाना था। अपने और अम्मा के सामान को बैग में रखकर वो फ़िलहाल लिहाफ में घुस गई थी। सुकून से आंखें मूंद कर सर तकिए पर टिका दिया और फिर अगले कुछ लम्हों में नींद की वादियों में उतर गई थी। 5 घंटे के थका देने वाले सफ़र के बाद वो लोग दोपहर के वक्त रंगपुर पहुँचे थे। घर में उनके आने से रौनक हो गई थी। अगर ये शादी वाला घर था, मगर अभी कुछ दिन बाकी थे तो कोई ख़ास मेहमान नहीं आए थे। गाँव के हिसाब से बना ये घर बहुत बड़ा नहीं, मगर कुशादा ज़रूर था। यार, बहुत अच्छा किया कुछ दिन पहले आकर, मैं तो बहुत परेशान थी, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। मोमिना उसकी ना सिर्फ इकलौती खालाजाद बहन थी, बल्कि हम उम्र होने की वजह से बहुत अच्छी सहेली भी थी। अच्छा, क्या ख्याल है कल से ढोलक ना रख लें? कहीं से भी शादी वाला घर नहीं लग रहा है, थोड़ी रौनक मेला तो हो। अरे वाह यार, चलो उठो, फिर सबको बोल कर आते हैं कि कल से खूब मज़ा आएगा। मोमिना चप्पल में पाँव डालते हुए उठ खड़ी हुई थी तो नूरे भी उसकी तकलीद में थी। खाला के साथ तख्त पर बैठी अम्मा को बताकर वो मोमिना के साथ हाथों गुड़ और शक्कर से भरे थाल को थामे मोमिना की सब सहेलियों और रिश्तेदारों को बुलाने के लिए निकल गई थी। घर घर जाकर सबको गुड़ की डेली और मीठी शक्कर के साथ ढोलक का सीधा देने नहीं शाम होने को आई थी। चलो, सबको कह दिया है, अब बस रुखसार के घर जाना है। जल्दी जल्दी चलो, गांव के बाहर जाना है और फिर अंधेरा होने से पहले वापस भी आना है। मोमिना उसका हाथ पकड़कर तेज तेज कदम उठाते हुए उसे समझा रही थी। खेतों के बने तेज चलते हुए एकदम नूर का पाँव रपेट गया था। उफ अम्मी, दर्द की शिद्दत की वजह से वो कराह निकली थी। मोमिना जो उसके 2 कदम आगे थी उसके चीख पर पलटी थी। उसे ज़मीन पर बैठते दोनों हाथों से अपना पाँव पकड़े हुए थी। क्या हुआ? वो भागते हुए उस तक पहुंची थी। पाँव रपट गया है। अच्छा, मेरे सहारे लेकर खड़े होने की कोशिश करो, वो हाथ उसके सामने करते हुए बोली थी। नूरे ने उसका हाथ थाम कर उठाने की कोशिश की थी, मगर दर्द इतना शदीद था कि वो वापस बैठ गई। मोमी, मुझसे नहीं उठा जा रहा। तुम ऐसा करो, जाओ जल्दी से रुखसार को ये दे आओ, तब तक मैं कुछ दर्द में कुछ कमी आ जाए।
मैं तुम्हें इस हाल में अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ घर वापस चलती हूँ। मोमिना परेशान थी और परेशानी वजह भी थी। शाम ढल रही थी और वो दोनों एक वक्त आमों के घने बाग में मौजूद थी, जहाँ बड़े बड़े दरख्तों के सिवा किसी ज़ेरूह का नामो निशान तक नहीं था। फिक्र मत करो, तुम जल्दी आकर आओ। अब इतनी दूर आकर वापस जाना अच्छा शगुन नहीं है। तुम जाओ और जल्दी आना। ठीक है, तो तुम यहीं बैठी रहना, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। वो कहते हुए तेज़ी से रुखसार के घर की तरफ चल पड़ी थी। कौन हो तुम? वो घुटनों पर सर रखे घोंसलों को लौटते परिंदों की चहचहाहट को सुनने में गुम थी कि अनजानी आवाज़ पर डर कर सर उठाया था। ना समझी में से मुखातिब की जानिब देखा था, जो सफ़ेद कॉटन के सूट पर बादामी रंग के शॉल कंधों पर डाले अपने सवाल के जवाब का मुंतज़िर था। मैंने पूछा, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्यों बैठी हो? उसके कुछ ना बोलने पर नूरा उस अजनबी शख्स को इस वक्त वहाँ देखकर घबरा गई थी। ना मालूम ये उस शख्स का रौब था या शख्सियत का असर। वो बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से उठ खड़ी हुई थी, मगर शोमई किस्मत के पाँव के दर्द की वजह से उसे अगले ही पल ज़मीन बोस होने को थी। मगर जलेब बागड़ी ने उसे अपने मजबूत बाजों में भर चुका था। आप ठीक तो हैं? नजरें उसके चेहरे पर जमाए वो गंभीर आवाज़ में पूछ रहा था। नूर नदन ने नज़रें उठाकर उसके जानिब देखा था। एक पल के लिए नज़रें मिली थीं और अगले ही पल वो अपनी नज़रें चुका गई, मगर जलीब तो इसकी काली आंखों में ही खो गया था, जिनमें तकलीफ और बेबसी की वजह से पानी भरा हुआ था। नूरा उसकी महुयत से बेखबर उसके हिसार को तोड़कर निकली थी, मगर उसकी हरकत जलीब को होश व हवास की दुनिया में वापस ले आई थी। उसने खोई हुई नज़रों से उससे भागती हुई लड़की को देखा था, जिसका लम्स ना जाने क्यों उसे बहुत अपना अपना सा लगा था। सब कुछ इस कदर अचानक हुआ कि दोनों में से कोई भी कुछ समझ ही नहीं सका था, मगर वो कुछ पल जलीब बागड़ी की ज़िंदगी बदल गए थे। दिल की दुनिया की बारिश पहली बूंद बरसी थी और दिल का गुलशन महक उठा था। वो मुस्कुराते लबों के साथ बालों में हाथ फेरते हुए वापस पलट गया। अरे नूरी, तुम्हें क्या हुआ है? कौन पीछे लगा है जो इस तरह सर पाँव पर रख कर भागे जा रही हो? मोमिना उसकी हालत देखते हुए इस्तफसार कर रही थी। वो कुछ नहीं, बस वो बाग में कोई आ गया था, मुझसे पूछ रहा था कि कौन हो, तो मैं डर कर भाग आई वहाँ से। अजीब इंसान था, ऐसे बात कर रहा था जैसे मैं उसके बाप की जागीर हूँ। वो सांस बहाल करते हुए अपने अज़ली एतमाद में लौट आई थी। तभी उसे आधी बात बताते हुए उस अजनबी शख्स पर गुस्सा भी आ रहा था, मगर ये क्या, मोमिना तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। लो, अब तुम्हें क्यों सकता हो गया है? पहले ही उस मनहूस इंसान की वजह से मुझे दुखते पाँव के साथ भागना पड़ा, अब तुम्हारे मुराकबे ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। नूरी, तुम्हें पता है तुम किस शख्स की बात कर रही हो? ये क्या तुमने कुछ कहा तो नहीं ना उन्हें? मोमिना की आवाज़ में खौफ था, जैसे कुछ बहुत गलत हो गया हो। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप भाग आई वहाँ से। चलो जल्दी, अगर वो तुम्हारे पीछे यहाँ तक पहुँच गए तो खैर नहीं। मोमिना नूरे का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली थी और फिर उसके बाद वो वहाँ ऐसे भागी कि घर आकर ही सांस लिया था। शुक्र है बच गए, वरना पता नहीं क्या बनता आज। पानी का गिलास होठों से लगाते हुए मोमिना ने शुक्र अदा किया था। मगर कुछ बताओ तो, हम इस तरह भागे क्यों हैं वहाँ से? कुछ मत पूछो बेवकूफ़ लड़की, आज मरवा ही देना था तुमने। पता नहीं है तुम्हें कौन थे वो? मेरी फुप्पो की नंद के बेटे हैं। हाँ, तो इसमें क्या मसला है? भागने की वजह कहाँ थी इसमें? ओफ, तुम्हें मालूम ही नहीं है, उन्हें सख्त नापसंद है गांव की लड़कियों को शाम के वक्त बाहर निकलना, और वो भी अकेले। उनके डर से कोई भी लड़की, चाहे चौधरियों की हो या मज़ारों की, के बाद अकेले बाहर नहीं निकलती है। अगर कभी कोई शाम के वक्त घर से बाहर मिले तो बस समझो उसकी खैर नहीं। उन्हें नहीं पसंद तो ये उनका दर्द सर है, इसमें भागने की क्या ज़रूरत थी? खा थोड़ी ना जाना था उन्होंने, ऐसे ही ख्वामोखा मुझे दुखते पाँव के साथ भगाया। अब शदीद दर्द उठ रहा है। ओहो, मैं इतना घबरा गई थी ना इस वक्त कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मोमिना उसके सूजे हुए पाँव को देखते हुए शर्मिंदगी से बोली थी। कोई बात नहीं यार, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। मोमिना को तो उसने मुतमईन कर दिया था, मगर खुद सारी रात उसने तकलीफ़ में काटी थी। नतीजा वही निकला, सुबह उसका पाँव बुरी तरह सूज चुका था। रात को ही बताया होता तो ये मालिश कर देती, अब तक ठीक हो जाना था, मगर नहीं। तुमने तो सोच रखा है ना कि कभी मुझे सुकून नहीं लेने देना है। लो भला, अब इस पैर के साथ क्या काम करने हैं तुमने? अम्मा को जब से पता चला था ना, उसे सुनाई जा रही थी। अम्मा, मैंने सोचा आप थक गई होंगी तो आपको आराम के ख्याल से मैंने नहीं बताया आपको। वो धीमी आवाज़ में मनमनाई थी। हाँ तो बेटा जी, अब तुम्हारे अब्बा हुजूर काम करेंगे क्या? रात को ढोलक है और मोहतरमा बिस्तर पर पड़ गई हैं। उसकी बात पर वो मज़ीद तप गई थी। उसके पाँव की मालिश करने के साथ साथ उसके बेलगत सुनाई जा रही थी। अब कि वो चुपचाप सर झुकाकर बैठी रही, बोलने को कुछ था भी तो नहीं, मगर उनकी मालिश का असर हुआ कि शाम तक उसके पाँव का दर्द तकरीबन ख़त्म ही हो गया था। सारा दिन वो कमरे में मुंह फुलाए बैठी रही थी। शाम ढलते ही सब लड़कियां अपने अपने माओं के साथ आना शुरू हो गई थीं। तब कहीं वो सब
तैयार होने को उठी थी। हल्के आसमानी रंग के जोड़ा निकाल कर वो तैयार होने लगी। बाहर ढोलक पर पड़ने वाली पहली थाप उसके हाथ से सब एक ले में गाना शुरू हो गई थी। दसियाँ दारजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल सहना रानी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया नी सखियो घोड़ी चढ़िया, सोने दिया तारा दासीर वजदा लाया, वे वीर मेरा दाहो यारो रूप सोहोया, लाया ना जावे लश्कारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। वो तैयार होने के साथ साथ वो होले होले बाहर से आती आवाज़ के साथ गुनगुना रही थी। जब मुर्तज़ा कमरे में दाखिल हुआ था, आईने में अपने पीछे मुर्तज़ा का अक्स देखकर वो सटपटा गई थी। जल्दी से दुपट्टा ठीक करते हुए पलटी थी। कुछ चाहिए था आपको? हाँ, चाहिए तो कुछ और था, मगर जो मिल गया है वो अनमोल है। मुझे नहीं पता आपको क्या बोल रहे हैं, मुझे रास्ता दीजिए। वो दरवाजे के समेत बड़ी थी, मगर मुर्तज़ा के रास्ते में हाइल बाजू ने उसे बाहर निकलने से रोक लिया था। मुर्तज़ा, मुझे रास्ता दीजिए, कोई आ जाएगा। नूर, 1 मिनट यहीं रुकना, बस सिर्फ 1 मिनट, मैं बस अभी आया। उसे कुछ भी समझे या पूछने का मौका दिए बगैर ही जल्दी से पलट गया था। वो हक्का बक्का खड़ी रह गई। पता नहीं कहाँ गए हैं अब। झुंझलाते हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ाने ही लगी थी जब वो फूले हुए सांस के साथ वापस कमरे में आया था। लो, ये मेरे हाथ पर बांध दो। काले रंग का डोरी की मांद गंडे हुए 2 बारीक धागे थे, गुंदे हुए 2 बारीक धागे थे। ये क्या है? हाथ आगे करो। ये है क्या आखिर? उफ, कितने सवाल करती हो, इधर लाओ। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, वो उसकी कलाई पकड़कर धागा बांध रहा था। लो, अब मेरे बाजू पर बांधो। उसके बाजू पर बांधने के बाद मुर्तज़ा अपनी कलाई आगे करते हुए बोला था, मगर क्यों? पहले बांधो तो सही। अब तुम्हें जल्दी नहीं है क्या जाने की? उसकी बार बार एक ही सवाल पूछने पर वो झुंझलाकर बोला था। वो धागा पकड़कर उसकी मजबूत कलाई पर बांध रही थी जब वो बोला था, वैसे तो हमने अभी एक दूसरे को कुछ देना चाहिए था, मगर मैंने सोचा कोई निशानी हो जाए। आज तुम्हें देखकर मुझे लगा कि कोई भी तुम्हें मुझसे दूर करे इससे पहले मैं तुम्हें अपने नाम कर लूँ, तुम्हें बता दूँ कि तुम मेरी हो। तुम्हें पता है नूर, मैं ये कभी नहीं खोलूँगा। ये मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाएगा, एहसास दिलाएगा कि मैं तुम्हारी अमानत हूँ और मुझे इस अमानत में ख़यानत नहीं करनी है। और जिस पल ये मेरे वजूद से जुदा होना, उस पल इसे अगले पल मुर्तज़ा चौधरी सांस नहीं लेगा। उसकी बात पर नूरे ने बेसाख्ता ही धागे से नज़रें हटाकर उसे देखा और उसके देखते ही वो अपनी बात मुकम्मल करके बाहर निकल गया, मगर इसके अल्फाज में मौजूद मफ़हूम नूरुल अदन को साकत कर गया था। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, वो वक्त कभी नहीं आएगा। कितनी ही देर रोने के बाद वो गालों पर बहते हुए आंसू को अपने हथेली के पुर्ज से रगड़ते हुए खुद से बोली थी। रोने की वजह से आंखें सूख चुकी थीं। शदीद सर्दी में ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद उसकी हालत में काफ़ी बेहतरी आ गई थी। दोबारा से मेकअप करके उसने आईने में अपना जायज़ा लिया। आंखों भी अभी भी सुर्खी थी। वो सर झटकते हुए बाहर निकली। अभी उसे सबके सवालों के जवाब भी देने थे। आज काफ़ी दिनों बाद वो हवेली से निकला था। इतने दिन से वो उन खौफज़दा हिरनी जैसी आँखों के हिसार में ही खोया रहा था, मगर रोज़ शाम का वक्त उसका आम के बाग में उसका इंतज़ार में गुजरता कि शायद वो दोबारा वहाँ नहीं दिखे, मगर उसका इंतज़ार बेसूद रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वो उसकी परी पैकर के इंतज़ार में बेताब होने लगा था। उसको ढूंढना ज़ैलाब के लिए मुश्किल नहीं था, मगर उससे तो उस लड़की का नाम तक मालूम नहीं था। अब आंखों की रंगत बताकर तो वो उसे ढूंढने से रहा। वो ख़ुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था। उसकी बेबसी और गुस्से से छुटकारा हासिल करने के लिए आज वो बाहर निकला था। वो कभी भी एक लड़की को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता था, मगर उस लड़की की आंखें और लम्स उसे भूल नहीं रहे थे। शायद ऐसा इसीलिए भी था कि उसने पहली बार किसी लड़की को इतने करीब से देखा और छुआ था, मगर माल्टे के बाग में उसे वहाँ का मुहाफिज धूप में सोए हुए मिले था। और ज़ैलाब की इतने दिनों की बेबसी और झुंझलाहट अब गुस्से में बदल गई थी। हद है कामचोरी की, तुम्हें बागों की हिफाजत के लिए रखा है या सोने के लिए? उसकी धार पर सोया हुआ मुलाजिम हड़बड़ाकर उठ बैठा था। वो, चौधरी साहब खामोश, एक लफ्ज़ भी मत निकालना मुँह से, वरना ज़ुबान खींच लूँगा। नूरी भाग। वो अभी मुलाजिम पर बरसने ही लगा था कि निस्वानी आवाज़ पर चौंक कर उसके समेत देखा था। सामने का मंजर उसके लिए बाइस से हैरत था। लहराता हुआ रेशमी आंचल तेज़ी से इमली के पेड़ से पीछे हुआ था। ज़ैलाब गुस्से से भागकर उस तक पहुंचा था। इरादा उन लड़कियों को अच्छी तरह खबर लेने का था, मगर सामने मौजूद लड़की को देखकर उसका सारा गुस्सा उड़नचू हो गया था। कहाँ थी तुम इतने दिन से? वो सख्ती से उसके कंधों से थामते हुए बोला था। नूरे ने हड़बड़ाकर आंखें खोली थीं। उसे एहसास तो था पकड़े जाने का, पर सख्त सुस्त सुननी पड़ेगी, मगर कोई उसे हाथ लगाएगा, ये बात तो उसने वहमो गुमान में भी नहीं थी। बोलती क्यों नहीं हो तुम? कहाँ थी तुम?
मैं कब से इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। ज़ैलाब के लहजे में बेताबी थी, गुस्से बेसाख्ता था। नूरे को लग रहा था वो किसी अनदेखी आग में जल रहा है। सामने मौजूद शख्स एक भी बात उसके समझ में नहीं आ रही थी, ऊपर से उसका रवैया। छोड़े मुझे, हैं कौन आप। माना कि मेरी सहेलियाँ मुझे छोड़कर भाग गई हैं, हमसे गलती हुई है, लेकिन इससे कहीं से ये मतलब नहीं है कि आप मुझे इस तरह से पकड़े। वो गुस्से से उसके हाथ झटकते हुए बोली थी। उसके इस तरह हाथ झटकने पर ज़ैलाब का गुस्सा अजली अवध में आया था। इस गाँव की तो नहीं हो सकती हो तुम, वरना मेरा हाथ झटकते की गलती कभी नहीं करती। हाँ, इस गांव की ही हो भी नहीं। अगर होती भी ना, तब भी किसी नामहरम के छूने पर ऐसे ही करती। बल्कि आप तो शुक्र करें कि आपकी इस हरकत पर थप्पड़ नहीं मारा है आपको। बस, बहुत बर्दाश्त कर ली तुम्हारी बकवास, अब एक लफ्ज़ भी मजीद मत बोलना। वो उंगली उठाकर दरिश्तगी से दहाड़ा था। इस कदर तजलील, वो भी किसी लड़की के हाथों, कहाँ बर्दाश्त हो सकता था उसे। हालांकि उसकी बात कुछ गलत भी तो नहीं थी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है जनाब, आपकी गलत हरकत को ही गलत बोला है। वो और लड़कियां होती होंगी जो आप जैसे वडेरों के हाथों लुट कर भी चुप रहती होंगी, मैं उनमें से नहीं हूँ। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। वो बोला तो उसके लहजे में नरमी का अंसर मौजूद नहीं था। उसके दहाड़ पर एक दफ़ा तो नूरे का पूरा वजूद ही काँप गया था। नमी गालों पर तैरने लगी थी। अगले ही पल वो मुंह पर हाथ रखकर वहाँ से भाग गई थी। ज़ैलाब बागड़ी की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था और उसकी आंखों में मौजूद तासुरात कुछ ऐसा था कि अगर नूरुल अदन जान जाती तो कभी इस वक्त वहाँ से ना भागती। उन्हें ढोलक रखे हुए एक हफ्ता होने को आया था और लोग रोज़ ही खूब हल्ला गुल्ला करती थी। सारा दिन घर और शादी के कामों में गुजर जाता था और शाम में ढोलक लेकर बैठती तो रात को थक हार कर बिस्तर तक पहुँचती थी। कल से मेहमान आना भी शुरू हो चुके थे। इस दिन बाग वाले वाक़ये के बाद वो दोनों घर से नहीं निकली थी, मगर आज ही मोमिना की कजिन्स के साथ उसने मिलकर इमली चुराने का प्रोग्राम बनाया था। हालांकि मोमिना ने मना भी किया था, मगर वो लोग नहीं मानी थी। शोमई किस्मत की ज़ैलाब बागड़ी की आवाज़ सुनते ही सब भाग गई थी। सौम्या आपा ने आवाज़ तो उसे भी लगाई थी और बुरी किस्मत के नूरे बर वक्त भाग न पाई और उसका टकराव ज़लीब से हो गया था। इस वक्त वो वहाँ से भाग आई थी, मगर अब लेटते ही वो सारा वाक़या दोबारा जहन के पर्दे पर ताज़ा हो गया था। ओफ नूर, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुझ में। वो खुद ही सोचकर घबरा गई थी। और अगर उसने किसी को बता दिया तो। एक सवाल जहन पर पर्दे पर उभरा था। तो क्या मैं भी सबको बता दूंगी उसने मुझे हाथ लगाया था। अगर वो मुकर गया तो। फिर एक सवाल उभरा था। तो क्या नूर, तुम क्या वजह बताओगी सबको। उसने खुद ही पूछा था। क्या है, दफ़ा दूर है, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। जब कोई समझ नहीं आए तो उस पर 2 हुर्फ भेजते हुए लिहाफ में मुँह छुपा गई थी और नींद की वादियों में उतरने में उसे कुछ पल ही लगे थे। नींद भी क्या चीज़ है, गाफिल कर देती है इंसान को दुनिया के झमेलों से, आने वाले दिनों में मिलने वाले गमों से, भूख की प्यास और खुशबू से। इसीलिए तो नींद को आधी मौत कहा जाता है और मौत के बाद तो सुकून है। वो बाग से सीधा घर आया था। दिल तो कर रहा था कि हर चीज़ को तबाह कर दे। वो नाजुक सी लड़की, उसे क्या कुछ सुना गई थी। ठीक है, उसने उसे छुआ था, मगर वो सब बेइख्तियारी में हुआ था। उसे तो खुद अपनी हर पल बदलती कैफियत ही समझ नहीं आ रही थी। दोनों ये हाथों से सर के बाल पकड़े हुए शदीद झुंझलाया हुआ लग रहा था। ओफ, ये क्या कर दिया मैंने। इतने दिनों से जिसे ढूंढ रहा था वो आज मिली भी तो अपने तेज के हाथों में उसे मौका भी गंवा दिया है। हूँ ही बेवकूफ़ मैं। अता पता तो मालूम कर लेना चाहिए था मुझे, या कम से कम नाम ही पूछ लेता। अब ना मालूम कहाँ मिलेगी वो तो उसके गाँव की है भी नहीं। और अगर मेरे डेरे से वापस चली गई तो क्या करूँगा मैं। मेरे डर से वापस चली गई तो क्या करूँगा मैं। गुस्सा उतरा तो दिल को नई परेशानी लाहक हो गई थी। ना जाने क्यों दिल उस लड़की की तरफ खींचा चला जा रहा था। मुझे उसे ढूंढना होगा उससे पहले कि देर हो जाए। और अब की बार वो मिली तो ज़लीब बागड़ी की ज़िंदगी उस लड़की की आंखों के नाम। वो मुस्कुराते हुए अटल फैसला कर चुका था। वो फैसला जो अभी तक उसके जान से अजीज़ उसे पैदा करने वाली हस्ती भी उससे नहीं करवा सकी थी। मोमिना, मैंने कपड़े दिए थे तुम्हें इस्त्री करने के लिए, कहाँ हैं वो मेहंदी के लिए तैयार हो रही थी जब मुर्तज़ा कमरे में दाखिल हुआ था। ओहो, मैं तो भूल ही गई। तुम कभी कोई काम ठीक से नहीं करना। अब बताओ, मुझे तैयार होना है। सारे काम देखने के बाद अब क्या करूँ मैं। भाई फिक्र मत करें, मैं अभी 5 मिनट में लेकर आती हूँ, आप जाएं। मगर तुम तो अभी तैयार ही नहीं हो। मेरे कपड़े इस्त्री करने गई तो देर हो जाएगी। ऐसा करो तो मुझे कपड़े दे दो, मैं खुद कर लेता हूँ। वो मोमिना का ख्याल करते हुए बोला था। अरे नहीं भाई, मैं कर देती हूँ, आप जाएं। बल्कि अगर आप मुझे बातों में नहीं लगाते तो अब तक मैं हो भी जाती।
आप रुकें, मैं करके लाती हूँ अभी। मोमिना अलमारी से कपड़े निकालकर बाहर निकल गई थी। नूर, जो अब तक इन दोनों बहन भाइयों की बातों के दरमियान अभी तक खामोश थी, मोमिना के जाते ही उसने भी निकलने के लिए कदम बढ़ाए थे। आप किधर भाग रही हैं मोहतरमा? वो उसके रास्ते में बाजू हायल करते हुए बोला था। मैं वो मोमी के पास जा रही थी। वो इस कदर आहिस्ते से बोली थी कि मुर्तज़ा मुश्किल ही सुन सका था। अच्छा, मगर मोमिना ने तो तुम्हें नहीं बुलाया? जी बुलाया नहीं है, मगर मुझे जाना है। वो उसकी मौजूदगी के बाइस वहाँ से जाना चाहती थी और ये बात मुर्तज़ा को अच्छे से मालूम थी, मगर फिर भी वो उसे तंग करने के लिए वहाँ रुका हुआ था। उस दिन के बाद से वो उसे कतराने लग गई थी। वो सामने आता तो वो मंजर से हट जाती। मुर्तज़ा से ऐसे वैसे रवैये की समझ नहीं को उसके ऐसे रवैये की समझने से कासिर था। कितने दिन से वो उससे बात करना चाहता था, मगर वो हाथ ही नहीं आ रही थी। मगर आज इतने दिन बाद आखिर उसे तन्हाई में बात करने का मौका मिल ही गया था। कितनी ही देर वो उसे ऐसे ही उसका सजा संवरा रूप आंखों में उतारता रहा। कुछ पीले रंग के जोड़े में उसका परेशान और घबराया हुआ सरापा बार बार उसकी तवज्जो खींच रहा था, मगर खामोशी दोनों के दरमियान हायल थी। कुछ बोलोगी नहीं तुम? वो यूं ही बात करने की खातिर बोला था। क्या बोलूं? बोलने को कुछ है ही नहीं। आप मुझे रास्ता दीजिए, मैं देखती हूँ मोमी कहाँ रह गई है। नहीं, तुम रुको, मैं खुद देख लेता हूँ। वैसे बहुत अच्छी लग रही हो, वो गंभीर लहजे में बोला था। नूर की पहली से झुकी निगाहें अब मजीद बोझ आन ठहरा था। मुर्तज़ा ने कितनी ही देर उसके बोलने का इंतज़ार किया, फिर चंद कदमें आगे बढ़कर दरमियान में मौजूद फासले को कम करते हुए उन दोनों के हाथों को अपने हाथों में लिया था और जब बोला तो जज्बात से बोझल आवाज़ में नमी का तासुरात नुमाया महसूस किया जा सकता था। नूर, ज़िंदगी तुम्हारे तस्वुर से ही दिलकश और हसीन है। मैं चाहे तुम्हें नहीं देखूं, मगर तुम्हारी आवाज़ ही मेरे लिए सुकून का बाइस बनती है। अगर तुम मेरी इस दिन वाली हरकत पर मुझसे नाराज़ हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांग लेता हूँ, मगर इस तरह तुम नज़रअंदाज होना मुझे गवारा नहीं है। तुम्हारी नाराज़गी का तस्वुर ही मेरे लिए जानलेवा है। मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे मुर्तज़ा, बस शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। इतनी थी कि खुद कभी होश ही नहीं था। और आपने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा है क्या कि आपको मुझसे माफ़ी मांगनी पड़े? अरे भाई, आप यहाँ हैं? अभी तक मैं आपको आपके कमरे में ढूंढ रही थी। वो अभी बोल ही रहा था कि मोमिना कमरे में दाखिल हुई थी। नूरे ने एकदम बिगड़ कर मुर्तज़ा के हाथ से अपना हाथ खींचा था। उसकी इस हरकत पर मुर्तज़ा के लबों पर बेसाख्ता ही एक दिलकश सी मुस्कुराहट उभरी थी। मैं बस जा ही रहा था कि नूरे ने रोक लिया। उसे कुछ बात करनी थी। नूरे ने इस सफ़ेद झूठ पर बेयकीनी से सर उठाकर उसे देखा था, जो अपनी बात मुकम्मल करके अब मुस्कुरा रहा था। अच्छा, मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, आपके कमरे में रख दिए हैं, और कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। वो और नूरी, तुम्हें खाला ने बुलवाया है। मोमिना ने पहले मुर्तज़ा और फिर नूर को मुखातिब किया था। अच्छा, मैं देखती हूँ। वो जो पहले ही खजल सी भागने के लिए पर तोल रही थी, बहाना मिलने के बाद ही 1 मिनट में कमरे से निकल गई। उसके जाते ही मुर्तज़ा भी अपने कमरे में आ गया था। बात अधूरी रह गई थी, मगर दिल को कुछ सुकून हुआ था कि वो खफा नहीं है। एक जानदार मुस्कान अभी तक उसके लबों का अहाता किए हुए थी। वो कपड़े लिए वॉशरूम में घुस गया। अभी उसे जल्द अज जल्द तैयार होना था। जी अम्मा, आपने बुलवाया? हाँ बेटा, अपनी खाला से मिलो। आपा, पहचाना इसे? ये नूरी है। वो बाहर आई तो अम्मा ने उसे अपने साथ बैठी बावकार खातून से मुतारफ़ करवाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई है, और अल्लाह नज़र नहीं लग जाए, रच के सोनी है मेरी धी। इधर आओ, मेरे पास बैठो। बीबी जान, आपको कितना मज़ीद वक्त लगेगा? वो इस वक्त अपने साथ बैठाए बातें कर रही थी जब जलीब वहाँ आया था। जानी पहचानी आवाज़ पर नूरे सर उठाकर उसे देखा था, और तब ही जलीब की नज़रें भी बीबी जान के साथ बैठी हुई वजूद पर पड़ी थी। एक पल को तो उसे यकीन ही नहीं आया था। आज ही तो उसने अपने ख़ास मुलाजिम को उसकी तलाश पर लगाया था, मगर उसे चूँकि कोई नाम पता मालूम नहीं था तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी, और अब वो बिल्कुल सामने मौजूद थी। अभी तो आई हूँ, कुछ पल और अपनी दी से बातें करूँगी, फिर जाऊँगी। अम्मा, मुझे आपसे बात करनी है। वो उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला था। बीबी जान ने ताज्जुब से बेटे की जानिब देखा था और फिर कुछ बोले बिना उठ खड़ी हुई थी। लो, वो कौन सी ज़रूरी बात है जो इस वक्त तुमने मुझे नहीं बताई? तो दुनिया के तबाह होने का अंदेशा है। बीबी जान, मैं शादी करना चाहता हूँ इस लड़की से जो आपके पहलू में मौजूद थी। क्या आप उसके वालिदैन से उसका हाथ मेरे लिए मांगेंगी? वो नज़रें उनके हाथों पर जमाए हुए बोला था। मरजान बेगम ने पहले तो नासमझी से उसकी जानिब देखा, और फिर उन्हीं सारी बातें समझने में एक पल ही लगा था। माँ सदके जाए, मेरे बेटे को भी कोई लड़की पसंद तो आई। तुम्हें नहीं अंदाज़ा जलीब कि आज तुम्हारी इस बात ने तुम्हारी बूढ़ी माँ को किस कदर खुशी दी है। मुझे भी नूरी बहुत प्यारी बच्ची है।
तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। मैं करती हूँ बात नजमा से, तुम देखना अब मैं तुम्हारी शादी किस धूमधाम से करती हूँ। अच्छा तुम जाओ, घर में नाजो के साथ आ जाऊंगी। अम्मा उसे जाने का बोलकर वापस अंदर चली गई थी, मगर जलीब के दिल उस घर से जाने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। एक अजीब सा सुकून था, एक एहसास था कि उसने जिस लड़की को सारे गाँव में तलाश किया वो उसके साथ वाले घर में मौजूद थी और कितना बेखबर था। अरे जलीब भाई, कुछ चाहिए आपको? उसको रास्ते में खड़ा देखकर वहाँ से गुजरता हुआ मुर्तज़ा पूछे बगैर नहीं रह सका था। हाँ, वो पानी चाहिए था। वो उसको सवाल पर एक लम्हे के लिए गड़बड़ाया था, मगर अगले ही पल वो अपने असली एतमाद में लौट आया था। अच्छा आप नूर? वो कुछ बोल ही रहा था जब पास से गुजरते हुए नूर को देखकर पुकारा था। नूर उस खड़ोस इंसान के सामने रुकना नहीं चाहती थी, मगर मुर्तज़ा के पुकारने पर रुक गई थी। जी नूर, तुम जलीब भाई को पानी पिला दो। मुझे अगर अब्बा ने बुलाया ना होता तो मैं खुद ले आता। वो उसे कहने के साथ ही उसके चेहरे के बिगड़े तासुरात देखकर वजाहत कर रहा था। जी मैं भिजवाती हूँ। और आप वजाहत क्यों कर रही हैं? मैंने आपके काम से तो कभी भी इनकार नहीं किया है। बेशक इनकार नहीं किया है, मगर मुझे अंदाज़ा है अभी मुझे ऐसा कोई हक़ हासिल नहीं है कि तुम्हें कोई काम कह सकूँ। खादिम तो बस इल्तिजा ही कर सकता है। उसकी बात और अंदाज़ा पर नूर के उभर आने वाले कहके बेसाख्ता था। जहाँ मुर्तज़ा उसकी हंसी से सरशार हुआ था, वहीं जलीब को नूर का हंसना आग में धकेल गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मुर्तज़ा को कहीं दूर फेंक आए या फिर नूरी को उसके सामने से गायब कर दे। बिना कुछ बोले वो तेज़ कदम उठाते हुए घर से निकल आया था। एक अनदेखी आग थी जो उसके वजूद को अपनी लपेट में लिए हुई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो पूरी दुनिया को आग लगा दे। मुर्तज़ा उसके पीछे तक बाहर आया था, मगर तब तक वो जा चुका था। आपा, आपको नहीं पता आपने मेरी बेटी को कितनी इज्जत दी है। मुझे भला और क्या चाहिए? मेरी नूरी को ज़ैलाब पुत्र से अच्छा लड़का कहाँ मिल सकता है? मेरी नूरी को तो भाग ही खुल गए हैं। आज से नूर अपने आपकी जलीब की अमानत है। आप जब दिल चाहे ले जाइएगा। वो आंखों में आई नमी साफ करते हुए बोली थी। बस तो फिर ठीक है नजमा, आज से नूरी मेरी जलीब की हुई। ज़रा ये शादी के हंगामे मान पड़ जाएं तो बाकायदा रस्म करने आऊँगी तुम्हारे घर। जैसे आप मुनासिब समझें आपा, मुझे आपकी किसी बात पर एतराज़ नहीं है। वो बोली तो लहजे में खुलूस और मोहब्बत का अंसर नुमाया था। दोनों माएँ अपनी अपनी औलादों की दायमी खुशियों के लिए दुआएं गो थीं, मगर हमारी सारी दुआएं कहाँ कबूल हुआ करती हैं। हर बार हमें वही नहीं मिलता जो हम मांगते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने हर इंसान के लिए सब सोच रखा है। होना तो वही होता है जो लिख दिया गया है, और बेशक वो रब बेहतरीन तदबीर करने वाला है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर रिश्ता भेजने की? वो डेरे पर बैठा मज़ारों का हिसाब किताब करने में मसरूफ़ था जब एक निस्वानी गुस्से से भरी आवाज़ उसके समय से टकराई थी। ज़लाब ने हैरत से सर उठाकर नूर की जानिब देखा था। तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो, और वो भी अकेली? मिज़ारों को भेजकर जलीब ने उसके मुकाबिल खड़े होते हुए इस्तफसार किया था, ताकि आपको बता सकूं कि मुझे आप जैसे इंसान से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा तो फिर किससे शादी करने में दिलचस्पी है तुम्हें? उस मुर्तज़ा से या फिर कोई और है? वो तीखे तेवर लिए दोनों हाथों अपने गर्द लपेटे सपाट अंदाज में उससे पूछ रहा था। आपको जब पता है तो पूछ क्यों रहे हैं? वो तरशी से बोली थी। उसके लहजे पर जलीब ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा था, जो तीखे तासुरात लिए गुस्से के आलम में भी उसके दिल में उतर रही थी। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में उसके दूधिया रूप नज़र को बहका रहा था। ये पता तो मुझे सब है नूर, लेकिन मैं चाहूँगा तुम अपने कदम इन रास्तों पर रखो जो सिर्फ मेरी तरफ आते हों, और उसी में तुम्हारी और उस मुर्तज़ा की बेहतरी है। वो नरमी से समझाने वाले अंदाज में बोला था। नहीं चाहता था कि उसका सख्त रवैया इन दोनों के बीच कोई तलखी पैदा करे। और आपको ऐसा किसने बोला है कि मैं आपकी चाहत निभाऊंगी? मैं ना तो आपकी पाबंद हूँ और ना ही कभी ऐसा कोई वक्त मुझ पर आएगा। मैं सिर्फ यही बताने आई हूँ आपको कि जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए चुपचाप इस रिश्ते से इनकार कर दें। नूर अदन इतनी आर्जा नहीं है कि आप जैसे अय्याश इंसान के नाम अपनी ज़िंदगी कर दे। तेज़ तेज़ बोलने से उसकी सांस फूल गई थी। उसे तो जब से अम्मा ने ज़लीब के रिश्ते के बारे में बताया था, पतंगे ही लग गए थे उसे। तभी वो बिना किसी बात पर परवाह किए उसके सामने मौजूद थी, ताकि उसके इरादे से बाज रख सके। चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ। उसके इतने बोलने पर भी वो इस कदर ठंडे लहजे में बोला था कि एक दफ़ा तो नूर आंखों में हैरत का तासुरात उभरा था, मगर अगले ही पल वो पलटी और तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए वहाँ से निकल गई थी। जलीब की नज़रों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि जलीब बागड़ी ने किसी चीज़ की चाह की हो और वो चीज़ उसे ना मिली हो। नूर अदन, आना तो आखिर तुम्हें मेरी ही ज़िंदगी में है,
अपनी मर्ज़ी से ना सही, मेरी मर्ज़ी से सही, और इस मुर्तज़ा को तो मैं देख लूँगा। वो पुरसुकून अंदाज में दिल से नूर से मुखातिब हुआ था। उसे फ़ैसला करने में कुछ पल ही लगा और अब उसके कदम घर की तरफ से उसे जल्द अज जल्द अपनी सोच को अमली जामा पहनाना था। मगर ज़लीब, आखिरी इतनी जल्दी क्या है? कुछ दिन सब्र कर लो, वहाँ धूमधाम से सब करेंगे हम। बीबी जान, आप बात को समझ नहीं रही हैं। मुझे अभी और इसी वक्त नूर अदन से निकाह करना है। यही तो पूछ रही हूँ कि हथेली पर सरसों जमाने की क्या ज़रूरत है? 2 दिन सब्र कर लो, मैं कुछ इंतज़ाम कर लूँ। आखिर इकलौती बहू है मेरी, खाली हाथ थोड़ी ना लाऊंगी मैं बच्ची को। वो उसे नरमी से समझा रही थी। ठीक है बीबी जान, फिर रहने दें आप। मुझे अब कभी भी किसी से भी शादी का नहीं करनी है। वो गुस्से से बोला। तो जानता तो था बीबी जान ऐसे ही नहीं मानेंगी। बीबी जान ने एक नज़र बेबसी से अपने लाडले सपूत को देखा था। अच्छा ठीक है, जाओ शहर जाकर निकाह का जोड़ा लेकर आओ। अब इस तरह तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ओ बीबी जान, आप कितनी अच्छी हैं। आपने मुझे मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी दी है। वो उनके हाथ चूमते हुए नरमी से बोला था। अच्छा अच्छा, बस करो ये ड्रामे, जाओ अब मज़ीद देर मत करो। जब सोच ही लिया है तो जल्दी से उसका खैर अंजाम को लेना चाहिए। जाओ शाबाश। वो उसके हिफाजत ज़रूर थी, वो उससे खफा ज़रूर थी, मगर अब जो भी था वो उसके खातिर राज़ी हो गई थी। वो भी सब समझदार था, मगर वो भी सब समझ रहा था, मगर अभी यही काफ़ी था कि वो इस वक्त उसके निकाह पर राज़ी हो गई थी। उसे शहर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगे थे। वो ना सिर्फ निकाह का जोड़ा लाया था, बल्कि साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें लाया था। तब तक बीबी जान अपने ख़ानदानी ज़ेवरात निकलवा कर तैयार हो गई थी। जो भी वो बेटे की खुशी में खुश थी। ज़लीब के तैयार होते ही वो लोग नूर के घर आ गए थे। उन्हें इतने सामान के साथ देख नजमा बेगम परेशान हो गई थी। लेकिन आपा, इस वक्त तो मैंने कोई भी तैयारी नहीं की है, मुझे थोड़ा वक्त तो दें। और मैं अपने घर भी नहीं हूँ, ऐसे कैसे बहन के घर में ही बेटी का निकाह कर दूँ? फ़िक्र मत करो नजमा, नूर मेरी बेटी बनकर रहेगी। तुमने कहा था ना नूर मेरी अमानत है, तो अब क्या तुम्हें अपनी बात याद नहीं है? आपा, मुझे याद है। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे, मगर रुखसतें अभी नहीं करूँगी। मेरी एक ही बेटी है, मैं सारे अरमान पूरे करना चाहती हूँ। बिल्कुल, मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस बात पर। नूर के भी तो सपने होंगे। मैं कभी भी उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगी। नूर को जब पता चला तो उसके हाथ से वक्त निकल चुका था। मौलवी साहब के आने से पहले मोमिना कमरे में आई थी और लाल रंग का दुपट्टा उसके सर पर ओढ़ा दिया था। क्या कर रही हो? ये मुझे क्यों उड़ा रही हो तुम? ज़लीब और मरजान बेगम के आने पर उसे किसी अनहोनी के होने का एहसास तो हो रहा था। उसकी छठी हिस्स ने ख़तरे की घंटी बजाई थी, मगर अब भी उसने हिम्मत करके मोमिना से पूछ ही लिया था। तुम्हारा ज़लीब के साथ निकाह है नूरी? मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तुम ये अब इस तरह नहीं चाहती थी, मगर तुम अपनी माँ पर भरोसा रखो। मैं जो करूँगी वो सोच समझ कर ही करूँगी। मोमिना के बजाय अंदर दाखिल होते हुए अम्मा ने जवाब दिया था। नूर को लगा किसी ने उसके जिस्म से जान खींच ली है। उसने नासमझी से अम्मा की जानिब देखा था। लब कुछ बोलने के लिए वाह हुए ही थे, मगर माँ ने हाथ बढ़ाकर दुपट्टे का घूंघट निकाल दिया था। मौलवी साहब के साथ आने वालों में से उसने मुर्तज़ा का सपाट चेहरा भी देखा था। मौलवी साहब उसकी रज़ा पूछ रहे थे। उसने सर उठाकर मुर्तज़ा की जानिब देखा। ये शख्स उसके बचपन की मोहब्बत था। इस वक्त किस कदर बेबस लग रहा था। शिद्दत ज़ब्त से लाल अंगारा होती आंखें नूर को रोक रही थीं, मगर फिर उसके सर पर उसकी माँ ने हाथ रखा था। नूर ने चेहरा उनके जानिब मोड़ा था। हाँ बोलो बेटा। उनके कानों में अम्मा की आवाज़ पड़ी थी। एक नज़र पूरे कमरे में दौड़ाई। सारा कमरा शादी में आए मेहमानों से भरा हुआ था। फैसला होने में एक पल लगा था और उसने कर्ब से आंखें मूंदते हुए अपनी रज़ा से अपना आप ज़लीब के निकाह में दे दिया था। मोहब्बत हार गई थी। इसी पल उसने सामने खड़े मुर्तज़ा की जानिब नज़र उठाई थी। वो बेयकीनी से उसी की तरफ देख रहा था। दुख, दर्द, कर्ब, अजियत, क्या कुछ नहीं था वहाँ। उसने नज़रें उसके चेहरे से हटाकर मुर्तज़ा के काले जूतों पर मकीद पैरों पर जमा दी थी। किसी अपने को पराया होता देखना कितना तकलीफ़देह होता है, जब उसे छोड़ना भी आपके बस में नहीं हो और उसे पाना भी नामुमकिन हो। ये तो कोई उस वक्त मुर्तज़ा के दिल से पूछता। नूर उसके लिए एक शजरे ममनू बना दी गई थी। उसकी नज़र अपने हाथ की तरफ गई थी। अगले ही पल वो हाथ में बंधी डोरी को खींचकर कलाई से अलग कर गया था। नूरे ने काली डोरी को मुर्तज़ा के कदमों में गिरते देखा था। नज़रें बेसाख्ता मुर्तज़ा की तरफ उठी थीं और वापस पलटना भूल गई थी। वो अपने दोनों हाथों को दिल के मुकाम पर रखे हुए था। चेहरा तकलीफ़ और शदीद ज़ब्त से लट्टे की मान सफ़ेद हो रहा था। अगले ही पल उसे सिया दौड़ी के साथ
उस मजबूत और खूबसूरत मर्द का बेजान वजूद पड़ा था। अभी उसके मरने की उम्र तो ना थी, अभी तो उसे खुशियाँ देखनी थी, अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी थी। मगर मौत का फरिश्ता कहाँ किसी की उम्र देखता है, वो तो बस वक्त और जगह देखता है, और जब वक्त होता है तो फिर एक पल में मज़ीद मोहलत नहीं दी जाती। मुर्तज़ा अपने कॉल का पक्का निकला था। हाँ, उसे जुदा होकर वो मज़ीद सांस ही नहीं ले सका था। शादी वाला घर मातम में बदल गया। बाहर निकल आया था। जी बीबी जान, कुछ काम था आपको? मुझे बुलवा लिया होता। कोई बात नहीं है, मैं खुद आ गई तो क्या हुआ? बेटा, मैं नूरी के पास से होकर आई हूँ अभी। नूरी के नाम पर जलीब की सारी हयासात बेदार हो गई थी। बीबी जान ने एक पल को बेटे की जानिब देखा, जैसे सोच रही हूँ कि बात उस तक कैसे पहुँचाएं। बेटे के मिजाज से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। जलीब ने कुछ पल तो उनके बोलने का इंतज़ार किया, मगर जब वो काफ़ी देर कुछ नहीं बोली तो वो बेचैन से हुआ था। बीबी जान, आपको जो कहना है कहें, ऐसा मत सोचें। बताएं, क्या कहा है आपकी बहू ने? वो उनको आरामदा महसूस कराने के लिए मुस्कुराया था, या शायद नूर का नाम ही उसको सरशार कर गया था। बेटा, वो नूर की हालत का तो तुम्हें मालूम ही है। बेचारी ने दिल पर ही लगा लिया है, सदमा ही ले लिया है। मैं चाह रही थी जब निकाह हो ही गया है तो रुखसती भी अभी ही करवा लेती हैं। मुझसे अब उस बच्ची की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। अपनी बात मुकम्मल करके वो उसके जवाब के मुंतज़र थी। बीबी जान, आपको अगर मुनासिब लगता है और नूर के घर वालों को भी अगर कोई एतराज़ नहीं है तो आप सादगी से रुखसत करवा लीजिए। चलो ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं सादगी का ख्याल करूँगी। अल्लाह तुम लोगों को जोड़ी सलामत रखे, सदा खुश रहो। वो बहुत खुश हुई थी इसकी बात पर। जैसे भी था, उनकी तो दीदीना ख्वाहिश पूरी हो रही थी। बीबी जान, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, आप खाना खा लीजिएगा। वो चाबियाँ उठाता हुआ उनको बताकर बाहर निकल गया था। बीबी जान ने उदास नज़रों से लाडले बेटे को जाते हुए देखा था। वो जानती थी कि जलीब उदास है। ये सब इस तरह तो बिल्कुल नहीं चाहता, मगर नूर की हालत देखकर वो ये फ़ैसला कर रही थी। जलीब के हवाले से उन्हें नूरी बहुत अजीज़ हो गई थी। आखिर उनकी अजीज़ और जान बेटे की खुशी थी, क्यों ना लाडली होती। काश मुर्तज़ा इतनी कम ज़िंदगी ना लिखवा कर लाया होता तो वो जलीब के सारे अरमान पूरे करती। अरमान तो उनके अपने भी अधूरे रह गए थे। क्या कुछ नहीं सोच रखा था बहू के लिए, मगर अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो ठंडा सांस भरते हुए बाहर निकल गई। मोमिना, मैं रुखसत होकर नहीं जाऊंगी, तुम जाकर अम्मा को सब बता दो, नहीं तो मैं खुद का इनकार कर दूंगी। मगर किसी भी हाल में जलीब बागड़ी की सेज पर नहीं बैठूंगी, ये बात समझ लें वो सब। और अगर किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं भी मुर्तज़ा के पास ही चली जाऊंगी। काश कि मैंने थोड़ी सी हिम्मत की होती, मैंने हाथ तो बढ़ाया होता। मुझे यकीन है मुर्तज़ा सब संभाल लेता, मगर मैंने मार दिया उसको। मेरी कम हिम्मती ने मारा है उसको। मैंने बेवफाई की है उसके साथ, वादा तोड़ा है मैंने। उसने मुझे पाबंद किया था अपना। ये देखो, ये उसने अपने हाथों से बांधा था, मगर वो मुसलसल हिचकियों के साथ रोते हुए बोल रही थी। जब से उसे मालूम हुआ था रुखसती की बाबत, उसने ख़ुद को उन देखी आग की लपेट में महसूस किया था। मोमिना ने तरहम भरी नज़रों से उसे देखा था। जवान भाई की अचानक मौत उसके सारे घराने का शराज़ा बिखरा गई थी। नूर ने कुछ दिन पहले ही उससे सब बता दिया था, और कितने ही पल तक वो साकित रही थी। जलीब बागड़ी इतना गिर सकता है, उसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। कभी दर्द है तो दवा नहीं, कभी दवा है तो शिफा नहीं। लोग जुल्म करते हैं इस तरह जैसे मेरा कोई खुदा नहीं। इतना जुल्म हुआ था उसके भाई पर। कुछ दिन पहले ही तो उसने उन दोनों को साथ मुस्कुराते हुए उनकी दायमी खुशियों की दुआ की थी। नूर को हमेशा ही उसने अपनी भाभी के रूप में ही देखा था। वो तो खुद हैरान रह गई थी मरजान बेगम और जलीब के इस तरह आने पर, लेकिन अब उसे उनकी जल्दी की वजह से अच्छे से समझ आ गई थी। ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे भी आ जाते हैं जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। हम टूट जाते हैं, हमारे वजूद का शराज़ा बिखर जाता है, हमसे हमारी खुशियाँ छीन ली जाती हैं, हम चाह कर भी सब्र नहीं कर पाते। मोमिना के घर पर ही ऐसा ही वक्त था। उन पर भी जुल्म किया गया था, मगर वो उन लोगों में से नहीं थी जो जुल्म पर सब्र कर लें। नूर, तुमने कभी आंटी देखी है? वो आंसू भरी आंखें साफ करके उसके पास बैठते हुए बोली थी। क्या मतलब? नूर ने नासमझी से उसके तरफ देखा था। मोमिना की बात उसके सर से ऊपर गुजर गई थी। मतलब कभी चोटी के रास्ते में उंगली रखकर कुछ देखा है ना कि क्या करती हैं वो? हाँ, वो रास्ता बदल लेती हैं, मगर इस वक्त क्या जिक्र चोटी का? नूर अभी भी समझ नहीं सकी थी। नूर, मैंने चोटी के रास्ते में उंगली रखकर सीखा है
कि अगर कोई आपके रास्ते में रुकावट खड़ी कर दे तो उसे हटाने की कोशिश में अपनी ताकत सर्फ नहीं करनी चाहिए, बल्कि रास्ता बदल कर एक दफ़ा फिर मंजिल की जानिब कदम बढ़ाने चाहिए। इसीलिए कभी एक रास्ता बंद मिले तो रुकना नहीं चाहिए। रास्ता बनाने वाली ज़ात तो आसमान में है, बस बाज़ औक़ात वो हमें मरहूम कर देता है ताकि हमें नवाज सके उससे बेहतर से। हमारा मामला भी उस रब के सुपुर्द है। लेकिन तुम जलीब बागड़ी के साथ रुखसती से इनकार करके हिमाकत नहीं करो। तुम्हें मौका मिला है उस जालिम इंसान से उसकी नाइंसाफ़ियों का बदला लेने का। उसने तुम्हारी चाहत में मेरे भाई की खुशियाँ लूट ली हैं, तो तुम उसकी चाहत से दूर कर दो उसे। क्या मतलब? मैं कैसे? तुम ऐसे कि बज़ाहिर सबके लिए ये एक आम शादीशुदा ज़िंदगी होगी, मगर जलीब बागड़ी के लिए ये उसके जुर्म की सज़ा होगी। तुम उसकी आंखों के सामने तो मौजूद रहोगी, मगर वो तुम्हें पाने के लिए हर पल तड़पेगा। तब उसे एहसास होगा मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं होती है, और मैं जलीब बागड़ी को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। वो बोली तो आवाज़ में आंसू की आमिज़श घुली हुई थी। नूर सब समझ गई थी। उन दोनों का दुख एक जैसा ही था। वो एक दूसरे के गले लगी, एक ही शख्स को याद करके आंसू बहा रही थी। जब दिल दुखता है तो हमें सब्र का दामन थामने का हुक्म है। एक गलती जलीब से सर्द हुई थी और अब एक गलती नूर करने जा रही थी। रब ज़ुल जलाल का हर फैसला बेहतरीन होता है, मगर ये हम इंसानों में है। हम इंसान हैं जो उसके हुकमत को नहीं समझते हैं, सब्र का दामन नहीं थामते और हमेशा शिकवा करते हैं। दैट्स ट्रू। वो बाहर आई तो अम्मा खाला के साथ मुख्तलिफ रंगों के जोड़े फैलाए बैठी थीं। नूरी एक बेपरवाह नज़र उन पर डालकर आगे बढ़ गई थी। ये तो कोई उसके दिल से पूछता जो उसके अपने फ़ैसले पर टुकड़े टुकड़े हुए जा रहा था। हाँ तो कर दी थी उसने, लेकिन आने वाले लम्हात का खौफ उसकी जान निकाल रहा था। नूर, इधर आओ, ये देखो तुम्हारी सास ने जोड़े भेजे हैं। देखो तो कितने प्यारे हैं। अम्मा ये सब नहीं पहनना मुझे। आप खाला को बोल दे मेरे लिए सफ़ेद रंग का सादा जोड़ा लाएं। हाय हाय, कैसी बातें कर रही हो? दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम्हारा? हद होती है बचपने की भी। वो उसकी बात पर उसे बेनकत सुना रही थी और वो चुपचाप सर झुकाए खड़ी सुन रही थी। आपा क्या सोचेंगी? ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी। अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, और ख़बरदार जो शादी की चीज़ों के बारे में कुछ बोला भी तो। बहुत शौक मना लिया है तुमने अब, और बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुकी नहीं थी। चीज़ें समेटते हुए खफवी से अंदर चली गई, मगर वो उसे बहुत कुछ समझा गई थी। न जाने कितनी देर वो वहाँ खड़ी रही थी और फिर एकदम आंखें साफ करते हुए घर से बाहर निकल गई। चौधरी साहब, वो छोटी चौधराइन साहिबा आ रही हैं। रशीद, जो जलीब का ख़ास मुलाजिम था, भागते हुए आया था और अब हाँफते हुए उसके कानों के पास होकर बोला था, कौन छोटी चौधराइनी? बात उसे समझ में ही नहीं आई थी, मगर अगले ही पल उसे नूरी का ख्याल आया था। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है नूरी इस वक्त डेरे पर आ रही हैं? जी साहब जी, वो बहुत ऐसे से बोला था। मगर क्यों? ये तो मुझे नहीं मालूम चौधरी साहब। मैंने तो बस उन्हें गाँव में के डेरे से इस तरफ आते हुए देखा था, तो आपको बताने आ गया। चौधरी साहब, इन्हें भेज दो। वो वहाँ मौजूद लोगों की तरफ इशारा करते हुए जलीब से पूछ रहा था। हाँ ठीक है, तुम इन्हें फारिग करो, मैं देखता हूँ। वो उसे बोलकर वहाँ से उठ आया था। जो जनवरी की शाम थी, गुरूब आफ्ताब का वक्त था। हर तरफ खामोशी का राज था। सर्दी की वजह से गांव के लोग जल्द ही काम काज ख़त्म करके घरों में बंद हो जाते थे। इस हाल में नूरी की आमद की खबर उसे तशवीश में मुब्तला कर गई थी। खुदा खैर करे, इस वक्त नूरी को क्या ज़रूरत हो सकती है घर से बाहर निकलने की? दिल मुख्तलिफ सोचों की आमाजगा बना गया था। अभी कुछ कदम ही चला था कि नूरी सामने से आते हुए दिखाई दी। जलीब के कदमों की रफ्तार तेज़ हो गई थी और अगले ही पल वो नूरी के सर पर मौजूद था। नूरी ने सर उठाकर सामने वाले की जानिब देखा था और जलीब को दुख देखकर उसे मुर्तज़ा के आखिरी लम्हात याद आ गए थे। उसने सख्ती से आंखें मींची थीं। तकलीफ़ थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आंखें गर्म सियाल से भर गई थी। दिल शिद्दत से फूट फूट कर रोने का चाह रहा था, मगर अभी ना तो जलीब के सामने रोना चाहती थी और ना ही उसे मार सकती थी। जलीब ने बेबसी से उसे मताए जान को दूधिया चेहरे पर बिखरे करब को देखा था। नूरी, सब ठीक है क्या? नूर ने आंखें खोलकर उसे घूरा था। जलीब और मकान बागड़ी, कुछ ठीक छोड़ा है क्या तुमने मेरी ज़िंदगी में? सब कुछ तो लूट लिया है तुमने। मुर्तज़ा बात करते करते आंसू का गोला उसके हलक में ही अटका था। गर्म सियाल तेज़ी से उसके रोई जैसे सफ़ेद गालों पर बह रहा था। तेज़ चलने और रोने से उसके सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। जलीब उसके दिल की हालत समझ रहा था। नूरी के लबों पर मुर्तज़ा का जिक्र उसे बेचैन कर गया था, मगर उसके रकीब से क्या चलना जो अब इस दुनिया से ही मुंह मोड़ गया था। जलीब ने गहरा सांस अंदर खींचा था और हाथ बढ़ाकर नूर को खींचकर अपने साथ लगाया था। दोनों हाथ उसके गिर्द बांधे उसे खुद में छुपा लिया था। नूरी की हिचकियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसकी कमीज़ का गिरबान थामे उसके सीने से लगी रो रही थी। जलीब ने उसे चुप नहीं करवाया था, वो तो उसके लम्स में ही खो गया था।
अपनी मोहब्बत, अपनी अव्वलीन चाहत को पाने और पहली दफ़ा छूने की खुशी क्या होती है, आंखें बंद किए इन लम्हात को अपने अंदर उतरता महसूस कर रहा था। वो रो रही थी, उसके सीने से लगी किसी और की जुदाई में, किसी और की मोहब्बत में, मगर जलीब के लिए ये पल हसीन थे। ढलती शाम का मंजर और मनपसंद महमून साथी था। दूर से आकर कोई देखता तो वो उसके ढलते शाम का हिस्सा ही समझता था। कितनी ही देर रोने के बाद नूर को एहसास हुआ था, एक झटके से उसने खुद को जलीब की पनाहों से आज़ाद किया। हिम्मत कैसे हुई आपको मुझे हाथ लगाने की? छुआ कैसे मुझे? तुम जैसे घटिया इंसान कभी भी अपनी ऊंची हरकतों से बाज नहीं आ सकता। वो बोली नहीं, दहाड़ी थी। उसको तो आग ने अपनी लिपट में ले लिया था। तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो नूरी? तुम्हें मालूम है इस वक्त तन्हा गांव से बाहर आना खतरे से खाली नहीं है। दूर दूर तक सिर्फ खेत और जंगलात ही हैं। मुझसे कोई काम था तो घर बुलवा लेती या फिर कहीं बाहर ही सही, मगर मुझे मालूम तो होता मैं खुद तुम्हें लेने आ जाता। आइंदा चाहे कि कुछ भी हो जाए अकेले घर से मत निकलना। अब बताओ क्यों आई हो? कोई बात करनी है या फिर सिर्फ मेरी कमीज़ अपने आंसू से तर करने के लिए इतनी तकलीफ़ उठाई है? वो अपनी भीगी कमीज़ की तरफ इशारा करते हुए बोला था। मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक़ नहीं है जलीब बागड़ी, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आई हूँ। तुम किन हवाओं में उड़ रहे हो? क्या समझते हो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? नूर, अंधेरा हो रहा है, चलो घर चलते हैं। रास्ते में जो बात करनी है करती जाओ, मैं सुन रहा हूँ। वो उसकी बात काटते हुए बोला था। इस वक्त नूरी का उसके डेरे के करीब मौजूद होना अच्छा नहीं था। वो लोगों को बात करने का कोई मौका फराहम नहीं करना चाहता था। नूरी को भी इस वक्त का एहसास हुआ था। गुस्से में वो घर से निकल तो आई थी, मगर अब पछता रही थी, इसीलिए चुपचाप उसके साथ चल पड़ी थी। बोलो क्या बोलना है? अंधेरे में रास्ता ढूंढते हुए उसके आगे चल रहा था। आपके घर जो रुखसती के लिए लाल जोड़ा आया है, मैं वो नहीं पहनना चाहती। तो इसमें क्या मसला है? जो रंग पसंद है वो बता दो, मैं उस रंग का ला दूंगा। या अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शहर चलकर खुद ही भी ले सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अपनी तरफ से उसने मसले का हल पेश किया था, मगर नूर को उसकी बात किसी चाबुक की तरह लगी थी। लेकिन वो इस वक्त उसके रहम करम पर ही थी, इसीलिए जल्दी से मतलब की बात पर आई थी। मुझे सफ़ेद रंग का सादा जोड़ा चाहिए, बिल्कुल सादा, जिस पर कोई काम नहीं हुआ हो। जलीब ने नासमझी से उसकी तरफ देखा था। लेकिन मुझे सफ़ेद रंग पसंद नहीं है। देखो, अगर तुम लाल रंग नहीं पहनना चाहती तो कोई और गहरा रंग ले लो, मगर सफ़ेद रंग नहीं। जलीब बागड़ी, मैंने आपसे पूछा नहीं है, सिर्फ आपको बताया है कि मुझे इस तरह का जोड़ा चाहिए। अब की बार वो अपने तेज पर काबू नहीं रख पाई थी। मगर नूरी, सफ़ेद रंग तो कफन का होता है, मातम का होता है। शादी पर कौन सी दुल्हन सफ़ेद रंग पहनती है? मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद से अच्छा सा गहरा रंग का जोड़ा लाऊंगा। वो उसे नरमी से समझा रहा था। तो तुम क्या समझते हो जलीब बागड़ी, तुम कोई दुल्हन भी आकर ले जा रहे हो? कुछ लोग इंसान के ज़िंदगी में सांस की मांद होते हैं, जिनके बिना इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता है। मुर्तज़ा का वजूद भी नूरुल अदन की ज़िंदगी में सांस मांद ही था, इंतहाई अहम। जिसे सांस रुक जाए तो ज़िंदगी रुक जाती है। इसी तरह मुर्तज़ा के जाने से नूरुल अदन की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। वो सिर्फ सांस लेती है, मगर कुछ महसूस नहीं करती। तुम नूर अदन को नहीं, एक जिंदा लाश को लेकर जाने वाले हो। और इतना तो तुम्हें मालूम ही होगा कि लाशों को कफन पहनाए जाते हैं, सुहाग के जोड़े नहीं। वो बोली तो लहजे में नमी और दुख के साथ मजबूती झलक रही थी। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहाँ रुकी नहीं थी, 2 कदम दूर अपने घर में दाखिल हो गई थी, जबकि जलीब कितनी ही देर साकत वजूद लिए खड़ा रहा था। सख्त मिजाज ना बनमाही, हाथ होला रख सानो जीवन दे। ये पंजाबी में नज़्म है, मुझसे पढ़ी नहीं जा रही। पसंद तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और नापसंदीदा से शख्स के साथ ज़िंदगी की शुरुआत को कबूल करना उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे रहता है। नूर की हालत भी ऐसी ही थी। वो किसी सूरत भी जलीब के साथ रुखसत नहीं होना चाहती थी, मगर कुछ फ़ैसले हमें हमारे अपनों के लिए भी करने पड़ते हैं। ज़ब्त का कड़वा घूंट भरना ही पड़ता है। वो भी अपनी माँ की खातिर ये सब करने पर मजबूर थी। सफ़ेद सादा जोड़े में, सफ़ेद ही दुपट्टे के हाले में उसका सोगवार हुस्न निखर गया था। बीबी जान ने ज़बरदस्ती उसको अपने ख़ानदानी गहने पहनाए थे। वो पहनना नहीं चाहती थी, मगर उनके एहतराम में चुप रही थी। आंखें लगातार गर्म सियाल बहाने में मगन थी। सब्र करो नूर, वो रब सब देख रहा है, उस सब का हाल का इल्म है। उस पर यकीन रखो, वो कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जो तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। मोमिना पास बैठी उसे समझा रही थी और नूर उसकी बातों को ज़हनशीन कर रही थी। ना मौत आई, ना ही फलक से क़यामत उतरी। दिल यूं ही तुर्क ताल्लुक़ से डरा करता था। वो भी रोते धोते ना चाहते हुए भी जलीब अरमग़ान बागड़ी की ज़िंदगी का हिस्सा बना दी गई थी। मंज़र बदस्त लौटती उस रात का मंज़र, अग्नि की छाँव में कोई बरसात का मंज़र, आँखों से रवा खून के असबाब क्या कहें। देखा था एक उठती हुई बारात का मंज़र। कंबर जलीब कमरे में दाखिल हुआ तो हर सू अंधेरा ही अंधेरा छा रहा था।
उसने आगे बढ़कर लाइट्स ऑन की थी। सबसे पहले उसकी नज़र कदमों में पड़ी लाल रंग की चुनरी पर पड़ी थी, जो अपने साथ बुनते बीते नारवा सलूक पर मातमकुन थी। जलीब ने चुनरी उठाकर साइड पर रखी थी। नज़रें उस पर परी पैकर की तलाश में पूरे घर में घूमी थी, मगर नामुराद लौटी थी। वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। वो शायद नहा रही थी। असूलन तो उसे इस वक्त जलीब के इंतज़ार में सेज पर मौजूद होना चाहिए था। जलीब ठंडी सांस खींचकर सोफे पर बैठ गया था। नज़रें बेइख्तियार ही बैठ की जाने बुटी थीं। सूनी सेज और उसे मसले गए फूल अपने साथ बीते सुलूक की कहानी सुना रहे थे। ये सब तो होना ही था जलीब। तुम सिर्फ उसके जिस्म के मालिक बने हो। उसके दिल अभी भी मुर्तज़ा के नाम पर धड़कता है। तुम इसी सुलूक के काबिल हो। वो आंखों पर बाजू रखे अपना इस्तेहाब करने में मगन था। और ख़ुद आगाही बहुत तकलीफ़देह होती है। ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आता है कि हालात बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो जाते हैं। दिमाग मनफी ख़यालात से भर जाता है, जिन्हें सोच सोच कर आपका जहन जवाब देने लगता है और आप हिम्मत हारने लगते हैं। और इस वक्त जलीब भी ऐसी ही कैफियत का शिकार था। उसे कौन बताता कि दुनिया की रीत है, हर इंसान को इम्तिहान की भट्टी में से गुजरना पड़ता है, और इम्तिहान किसी के भी आसान नहीं हुआ करते। रास्ता जितना कठिन और लंबा होता है, मंजिलें भी उतनी ही खूबसूरत मिलती हैं। उसने भी अपनी आइंदा ज़िंदगी के फ़ैसलों को अपने रब पर छोड़ दिया था और पुरसुकून होकर आंखें मूंद गया। ना जाने कब तक उसे इस तंग सोफे पर सोना था। रात को जब वो कमरे में आई तो सजा सजाया कमरा उसका मुँह चढ़ा रहा था। फूलों की सेज देखकर तो गोया उसके अंदर आग ही लग गई थी। सबसे पहले तो उसने अपने कंधों पर मौजूद उस लाल चुनरी को उतार कर फेंका था। आईने के सामने खड़ी होकर अपने सजे सवरे रूप को देखा था। आंखों में भरा पानी को अपने अंदर उतारने के लिए आंखें ज़ोर से मीच ली, मगर अगले ही पल आंखों में मुर्तज़ा का मुस्कुराता हुआ चेहरा नुमाया हुआ था। मुर्तज़ा, नूरी के लबों से धीरे से जन्बिश की थी। मुर्तज़ा का मुस्कुराता चेहरा ये एकदम तकलीफ़ का शिकार हुआ था। नूरी ने जल्दी से आंखें खोल ली थी। हर सू कर्व भी कर्व था। नूर, ये क्या किया है तुमने? तुम तो खुद को मुर्तज़ा की इमानत समझती थी, तो आज किसी के लिए कैसे सच सकती हो? तो मुबारक हो नूर अदन, तुम बेवफा निकली। तुम काबिल ही नहीं थी मुर्तज़ा की खालिस मोहब्बत के। तुमसे बिछड़ जाने पर वो मर सकता है, तो तुम क्यों नहीं मर गई? दावा तो तुम्हें भी बहुत था मुर्तज़ा से मोहब्बत का, तो फिर अब ये सब क्या है? वो खुद ज़ाती से अपने आप को आईना दिखा रही थी। एक नज़र फिर आईने में खुद पर डाली और हाथ बढ़ाकर सारे गहनों को नोच डाला था। हाथों में मौजूद कांच की चूड़ियाँ इस बेदर्दी से उतारी थी कि उसकी कलाई कई जगह से ज़ख्मी हो गई थी। खून के नन्हे नन्हे बूंदें सफ़ेद कलाई पर बदनुमा कर गई थी, मगर दिल की तकलीफ़ के सामने बदन की तकलीफ़ महसूस ही नहीं हो रही थी। बालों में मौजूद हेयर पिन्स को इस बुरी तरह खींचा था कि सलीके से बनाए गए सारे बालों का हशर नशर हो गया था। इतना सब करने पर भी उसके दिल को सुकून नहीं मिला था। आंसू लगातार उसके गाल भिगो रहे थे। आंखें सूज चुकी थीं। चेहरा तकलीफ़ और शिद्दत ज़ब्त के बायस लाल हो रहा था। कमरे के बाहर कदमों की आहट उभरी थी। एक पल तो नूरी परेशान हुई थी, मगर अगले ही पल वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गई। आज की रात वो किसी भी तौर पर जलीब का सामना नहीं करना चाहती थी। सारा दिन की भूख प्यास उसका असाब को मुफलुज कर रही थी। ना जाने कितनी ही देर वो ठंडे पानी के नीचे खड़ी रही थी। कांपती टांगों ने जब मज़ीद बोझ उठाने से इनकार कर दिया तो वो ठंडे फर्श पर बैठती चली गई थी। घुटनों पर सर रखे दोनों हाथों को गिर्द लपेटे कर कितनी ही देर अपनी किस्मत पर मातम मनाती रही थी। जब दिल का बोझ काफ़ी हद तक आंसुओं के रास्ते बाहर निकल गया तो वो भी अपने कांपते वजूद को लिए बाहर निकल आई थी। कमरे में जलती नाइट बल्ब की रोशनी में वो बेड तक आई। लाइट ऑन की तो पहली नज़र ही सोफे पर सुकड़े समेटे लेटे जलीब पर पड़ी थी। सदा शुक्र कि जनाब को कुछ समझाना नहीं पड़ा, खुद ही अपनी जगह पहुँचते हैं। जलीब की तरफ से निगाहें फेरते हुए सोचा था। ठंड हद बढ़ रही थी और नूरी को तो इल्म आम हालात में भी ठंड से जान जाती थी। आज तो फिर ठंडे पानी का असर भी था। कंबल को अच्छी तरह ओढ़ते हुए आंखें मूंद गई थी। रात के किसी पहर उसकी आंख खुली थी। कमरे की लाइट्स ऑन थीं। उसे कभी भी रोशनी में नींद नहीं आती थी। अब भी उसकी नींद लाइट की वजह से ही ख़राब हुई थी। उसे अच्छे से याद था सोने से पहले उसने नाइट बल्ब ऑन किया था, मगर अब अगर लाइट ऑन थी तो इसका मतलब यही था कि उसके सोने के बाद नूरी ने लाइट जलाई थी। नूरी का ख्याल आते ही उसके लब मुस्कुरा उठे थे। नज़रें भी इख्तियार सामने बैठ के जानी बुटी थी। वो दुश्मनी जा अपनी तमाम तर हशर सामानियों लिए उसके बेड पर मौजूद नींद की वादियों में उतरी हुई थी। जलीब बिना कोई आहट किए सोफे से उठा था। दबे पाँव एहतियात से चलते हुए पहले उसने लाइट ऑफ करते हुए नाइट बल्ब ऑन किया और नूरी के साथ लेट गया। हल्के रंग की कॉटन के सादा जोड़े में भी उसका मखरूती जिस्म नुमाया था। लंबे काले रेशमी बाल खुले होने के बायस तकिए पर फैले हुए थे। उसे नहीं मालूम था कि नूरी के बाल इतने लंबे हैं। आज से पहले उसने उसके बाल देखे ही कहाँ थे। जो मालूम होता
दिल ने बेइख्तियार उसके रेशमी बालों को छूने की चाह की थी। जलीब ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को छुआ था। नूरी के बालों में नहाने की बाइस अभी तक नमी थी। ओफ, पागल लड़की को ना जाने रात में नहाने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी। कमरे और बाहर के माहौल में खनकी का नुमाया तासुर मौजूद था। जलीब एक हाथ सर के नीचे रखे फुर्सत से उसे देखने में मगन था। न जाने कितने ही पल वो उसे तकता रहा था। उसकी महुयत को नूरी की कसमसाहट नहीं तोड़ा था। नूरी को शायद सर्दी महसूस हो रही थी, तभी वो कंबल को मजीद खुद के गिर्द लपेट रही थी। जरीब ने मुस्कुराकर उसकी इस हरकत को देखा तो वो बेखबरी में ही खुद को उसके बहुत करीब ले आई थी। जरीब ने हाथ बढ़ाकर उसे खुद में समो लिया था। बेशक वो बेखबरी में उसकी पनाहों में आई थी, मगर जलीब के लिए यही बहुत था। उसका दिल इतने में ही खुश था। पता नहीं नूरी, तुम कभी मुझे माफ़ करोगी या नहीं। मैं कैसे समझाऊंगा तुम्हें कि मैंने कभी वो सब नहीं चाहा। हाँ, मेरे दिल ने तुम्हारे कर्ब की ख्वाहिश की थी, मगर मैंने तो तुम्हें हलाल तरीके से अपनाना चाहा था। और जब तुमने मुर्तज़ा से मोहब्बत का एतराफ़ किया तो मैं डर गया था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं जानता हूँ मेरा तरीका गलत था, मगर खुदा गवाह है कि मैं किसी को तकलीफ़ देने का कोई इरादा नहीं था। वो कितनी ही देर उसे अपने साथ लगाए हुए दिल ही दिल में उससे बातें कर रहा था। उसके इर्द गिर्द कंबल मजीद अच्छे से लपेट कर वो अपने लब उसके बालों पर रख गया था। वो जानता था वक्त बदल जाएगा। इसके लिए यही बहुत था कि नूरी के तमाम हुकूक उसके नाम हैं। उन्हें सोचों में गुम वो नींद की वादियों में उतर गया था और पहली बार उसे मीठी और गहरी नींद आई थी। सुबह नूरी की आँख खुली तो उसने खुद को जलीब की मजबूत पनाहों में पाया था। पहले तो उसे समझने में कुछ पल लगे, मगर जब उसके मंजमंद हवास बहाल हुए तो वो ज़ोर से जलीब के अपने ऊपर रखे बाजू को झटका था। खुद उसी तेज़ी के साथ उससे अलग होते हुए बेड से उतरी थी। बदन उस एहसास से ही अंगारों पर लौटने लगा था कि जलीब ने उसे छुआ है। क्या हुआ? उसके जारहाना अंदाज ने बाजू झटकने पर जलीब की आँख खोली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? किसने ये हक दिया है तुम्हें? मैंने कुछ नहीं किया नूरी। तुम्हें सर्दी लग रही थी तो तुम खुद ही मेरे पास आई थी। और कौन काफिर होगा जो अपनी मोहब्बत को खुद से दूर धकेलेगा? वो सीधा होकर बैठा था, हाथ की उंगलियां अपने बाल समेटते हुए बोला। लहजे में शरारत वाज़ह झलक रही थी, मगर नूरी को तो उसकी बात आग लगा गई। अपनी हद में रहें जलीब अरमगान बागड़ी, और ये जिन खुशफहमियों का आप शिकार हैं ना, इनसे बाहर निकल आएँ। नूरे अदन का वजूद इतना आर्जा नहीं है कि आप जैसे इंसान की अय्याशी का सामान बने। वो बोली तो लहजे में नफरत ही नफरत थी। जरीब को उसकी बात किसी चाबुक की तरह लगी थी, मगर वो बर्दाश्त कर गया था। वो अपनी जगह से उठकर नूरी के पास आया था। उसको पास आते देखकर नूरी ने साइड से निकलने की कोशिश की थी, मगर हारिश ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपनी तरफ खींचा था। नूरी का रंग वजूद जलीब से टकराया था। जलीब ने अपने दोनों बाजू नूरी की कमर में हाइल करते हुए उसे खुद से करीब किया और दहकते लब उसके ठंडे लबों पर रख दिए थे। नूरी उसकी इस तरह की सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी, इसीलिए बर वक्त मज़ाहमत नहीं कर पाई थी। मगर जब हवास बहाल हुए तो उसने दोनों हाथ जलीब के सीने पर रखते हुए उसे धकेलने की कोशिश की थी, मगर बेसूद रही। जलीब के मजबूत वजूद के सामने नूरी का एहतजाज बेकार था। जज्बात का रेला थमा तो जलीब ने अपने लब हटाते हुए, क्या बदतमीज़ी है ये, छोड़े मुझे। हिम्मत कैसे हुई है सब करने की? नूरी की आवाज़ में बेयकीनी और बेबसी थी। जरीब ने उसके पंखड़ी जैसे गुलाबी होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा था, थोड़ी देर पहले भी तुमने यही पूछा था और मैंने अभी ये इसी का जवाब दिया है। अगर फिर पूछना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मर्ज़ी, मेरा ही फ़ायदा है। वो उसकी मोहब्बत के मुजाहिरे से सुर्ख हुए होठों को अंगूठे से मसलते हुए बोला था। नूरी, आज जो तुमने मुझे सवाल किया है ना, ये इसका जवाब था। मैं तुम पर हक रखता हूँ। तुम्हारी कोई भी बात मुझे मेरे इतने खूबसूरत हक से महरूम नहीं कर सकती। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरे वजूद को तस्लीम करने में वक्त लगेगा, और तुम्हें मैं वो वक्त दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम्हारे वजूद की नहीं, तुम्हारी चाहत की तलब है। और मैं इंतज़ार करूँगा इस वक्त का जब तुम्हारा दिल मेरे नाम पर धड़केगा। और हाँ, तुमने जो अभी मुझे अय्याश बोला है ना, तो नूरे अदन साहिबा, अभी आपने अय्याश शौहर देखा नहीं है, सो आइंदा मुझे कुछ भी बोलने या मेरा हाथ झटकने से पहले सोच लेना, वरना मेरा रद्द अमल तो तुम देख ही चुकी हो। चलो शाबाश, अब ज़्यादा सोचो मत और जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर इकट्ठे ही बाहर चलते हैं। वो उसके माथे पर बोसे देते हुए वॉशरूम में घुस गया था और नूरी कितनी ही देर अपनी बेबसी पर आंसू बहाती रही। ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। अक्सर हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, जबकि दूसरा जो कर रहा है वो गलत है। नूरी के हालात भी ऐसे ही थे। उसे भी सिर्फ जलीब के किया गया गलत लग रहा था, मगर अपना किया नहीं। जलीब हर तरह से नूरी का ख्याल रख रहा था, मगर नूरी के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। शादी को 3 महीने होने वाले थे,
बज़ाहिर सबके लिए वो एक शादीशुदा खुशहाल जोड़ा था, मगर कमरे के अंदर वो दोनों ही अजनबी बन जाते थे। जलीब जितना उसके करीब आने की कोशिश करता, नूर अदन उतना ही उससे दूर भागती थी। शायद उसके ज़बर का इम्तहान ले रही थी। ये बेइत्तेफाकी, ये अगमाज़ी, ये बेरुखी उसका मामूल बन गई थी और अपनी पसंद से कुछ भी उसके लिए लाता तो नूरी उसे देखता तक गवारा नहीं करती थी। उसने नूरी के लंबे बालों की तारीफ़ की तो उसने बाल कटवा दिए। जलीब को दुख हुआ था। उसके बाद कभी उसने भूले से भी उसकी तारीफ़ नहीं की थी। अक्सर दोनों में कोई बातचीत नहीं होती थी। अगर कभी कोई गुफ्तगू का मौका आ ही जाता तो उनके दरमियान मौजूद तल्खी मज़ीद बढ़ जाती थी। जलीब के आसाब इतने कम वक्त में ही जवाब देने लग गए थे। बात बात पर उसे याद दिलाया जाता था कि उसने मुर्तज़ा की मोहब्बत पर डाका डाला है। वो थकने लगा था उसे सबसे, मगर नूरी बदतरीज पत्थर का बुत बनी हुई थी। जलीब अब बहुत कम घर में टिकता था। अमूमन रात को देर से ही घर आता था। उस दिन के बाद उससे नूरी ने करीब आने की कोशिश नहीं की थी। वो उसे वक्त दे रहा था कि वो जहनी तौर पर सब कबूल कर ले, मगर उसके दिल में जगह बनाने की हर कोशिश बेसूद ही रही थी। अभी तक वो थमी दामा और नामुराद ही रहा था। जानता था मोहब्बतों के इम्तिहान सख्त होते हैं, मगर उसकी मुराद कब बर आएगी ये कोई नहीं जानता था। अभी भी वो घर आया तो बदन थकावट से चूर था। ज़िंदगी उसे थका रही थी। आज सुबह से ही उसे हरारत महसूस हो रही थी, मगर उसने परवाह नहीं की थी और लापरवाही का नतीजा उसे बुखार की सूरत सामने आ रहा था। सर दर्द की शिद्दत से फट रहा था। सुकून की शदीद तलब हो रही थी। इसीलिए आज वो मामूल से काफ़ी पहले ही घर आ गया था। सामने ही वो दुश्मनी जहाँ अपने होशरुबा सरापे से बेनियाज घुटनों के बल लॉन में बैठी क्यारियों में खुदाई कर रही थी। वो दुखते सर के बावजूद अंदर जाने के बजाय उसके पास आ गया। आज ना जाने क्यों बहुत दिनों बाद उसके दिल ने बगावत की थी। मासूम ख्वाहिश ने सर उभारा था, मगर वो अपने दिल की उमंगों से नजरें चुरा गया था। क्या कर रही हो? उसने नरमी से पूछा था, मगर जवाब नदारत। नूरी, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। कितनी ही देर उसके जवाब का इंतज़ार करने के बाद वो झुंझलाए हुए बोला था, पौधा लगा रही हूँ, देख भी रहे हैं आप फिर भी पूछ रहे हैं। वो मसरूफ़ से अंदाज में बोली थी। अच्छा, तो खफा क्यों हो रही हो? खफा? शुक्र करें लड़ नहीं रही हूँ मैं, वरना जो आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं ना, मेरी जगह कोई और होती तो अब तक सर फाड़ चुकी होती आपका। वो काम करते हुए मुसलसल बोल रही थी। जरीफ ने पहले उसे इतने ज़्यादा बोलते हुए नहीं सुना था। उसकी खालिस बीवियों वाले अंदाज पर ये मध्यम सी मुस्कुराहट ने जरीफ के लबों का अहाता किया था। उसे खुशी हुई थी कि नूर नामहसूस अंदाज में बदल रही थी। क्या हरकतें हैं मेरी? नज़रें उसकी तेज़ी से चलते हुए हाथों पर जमाए वो दिलचस्पी से पूछ रहा था। बात मत करें मुझसे, वो खफवी से बोली थी। मगर क्यों, क्या किया है मैंने बीबी जान को पौधों का बोला था, अभी तक नहीं आए हैं, पूरा हफ्ता होने को आया है। तो नूर, इसमें मेरी क्या गलती कहाँ से है? वो अभी भी बात को समझ नहीं पाया था। गलती ये है कि बीबी जान ने आपको बोला था और आप जनाब शायद भूल गए हैं। वो नरूठेपन से बोली थी। हाथ अभी भी मिट्टी में ही चल रहे थे। ओह, बात अब समझ में आई थी। सॉरी यार, मैं भूल गया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम्हें फूल पौधे अच्छे लगते हैं, वरना तुमने कुछ मांगा हो और मैं पूरा नहीं करूं, ये हो ही नहीं सकता। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला था। नूरी बस इतना ही बोली थी। वो चाहता था नूरी मज़ीद बातें करे। उससे बात करना, उसको सुनना कितना अच्छा लग रहा था, कितनी अपनी अपनी लग रही थी। इस वक्त वो उससे खफा होती। नूरी, तुम्हारे हाथ गंदे हो रहे हैं, छोड़ो ये सब। वो उसके मिट्टी से उठे हाथों को देखते हुए बोला था। कोई गंदे नहीं हो रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ठंडी मिट्टी को छूना, उसकी सोंधी सोंधी महक को अपने अंदर महसूस करना। और आप तो बात ही मत करें। अच्छा यार, मेरी गलती है, मैं सुबह हिला दूंगा। अभी तो मान जाओ, वो मुस्कुराते हुए बोला था। नहीं, ऐसे नहीं, पहले कान पकड़ें, नूरी शरारत से बोली थी। आज बहुत दिनों बाद उसका मूड काफ़ी अच्छा था, या शायद वक्त गुजरने के साथ वो वापस पहले वाली हंसती मुस्कुराती नूरी बन रही थी। जरीब ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। नूरी, कोई और सज़ा दे लो यार, कान पकड़ना कुछ। वो मिस्कीनियत भरे लहजे में मन मनाया था। लब अभी भी मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। तो बस बात नहीं करें। वो मुँह फुला गई थी। अच्छा, खफा तो मत हो, देखो। वो जल्दी से कानों को हाथ लगाते हुए बोला था, मुबादा फिर से अपने खोल में बंद ना हो जाए। देखो तो। उसके ना देखने पर वो दूसरी दफ़ा बोला था, मगर वो ना जाने रुख मुड़कर क्या कर रही थी। नूरी, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ तो मगर अगले ही पल नूरी ने मिट्टी से भरा हाथ उसके मुंह पर मल दिया था। जलीब तो सांस ही नहीं ले पाया था। बेयकीनी से नूरी की तरफ देखा, जो अब मुंह पर हाथ रखे खिलखिला रही थी। उसके लबों पर एक मुस्कान लाने के लिए वो ना जाने क्या कुछ करता था, और अब इतनी सी बात पर ही उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। ये बहुत गलत किया है तुमने, मेरा सारा मुँह गंदा कर दिया, अब बच के दिखाओ। उससे कहने की देर थी कि वो वहाँ से भाग गई थी। जलीब भी उसके पीछे भागा था, मगर मोमिना को देखकर रुक गया था। नूरी की हंसी को भी ब्रेक लग गई थी। वो शर्मिंदा सी खड़ी थी।
नूरी बहन पहली दफ़ा आई है, अंदर ले जाओ इसे। वो नरमी से खजल सी खड़ी नूरी से बोला था। उसकी बात पर नूरी ने भी सर उठाया। हाँ मम्मी, आओ अंदर चलें, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। नहीं, मुझे जल्दी है। मैं तो समझी थी तुम अपनों के बगैर उदास होगी, परेशान होगी, मगर मुझे क्या पता था कि तुम नए रिश्तों में इस कदर खो हुई हो कि पिछले सारे रिश्ते भूल चुकी हो। मोमिना, ऐसी बात नहीं है, नूरी ने बोलना चाहा था। नूरी, मैं खुद सब देख चुकी हूँ और जो मेरी आंखों ने देखा वो गलत नहीं है और मुझे कुछ समझने की अब ज़रूरत भी नहीं है। तुम बस खुश रहो, जिसके साथ मर्जी रहो। वो अपनी बात कहकर रुकी नहीं थी। जलीब ने बेबसी से पहले जाती हुई मोमिना को देखा था और फिर सागत खड़ी नूरी को। नूरी, सब ठीक हो जाएगा। वो उसे तसल्ली देना चाहता था मगर उसकी बात सुनने से पहले ही अंदर भाग गई थी। जलीब ने उसके पीछे जाना चाहा था मगर वो अंदर जाने के बजाय मोमिना की तरफ भागा था। वो भागते हुए अपने कमरे में आई थी। आज ही तो बीबी जान की बातों ने उस पर असर किया था। आज ही तो उसने सब भुलाकर रब की रज़ा में राज़ी होना चाहा था, मगर माजी के दर्द फिर से जाग उठे थे। मोमिना की एक एक बात उसके दिल पर लगी थी। उसे लग रहा था जैसे वो उसे आईना दिखा के गई है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, जलीब ने मुर्तज़ा को नहीं मारा, मगर वजह तो बना है ना। और मैं, तुम तो नफ़रत के काबिल हो नूरी। ये सब क्या किया है तुमने? कैसे तुम मुर्तज़ा की जगह किसी और को दे सकती हो? तुम कैसे उस शख्स के साथ बेवफाई कर सकती हो? मनफी सोचों ने उसके वजूद का अहाता किए हुई थी। मुर्तज़ा की मोहब्बत उसके पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ी हुई थी, जबकि जलीब के दीवानों जैसा इश्क उसे पिघला रहा था। और क्यों ना पिघला था, आखिर को निकाह हुआ था उनका, और निकाह के बोल मोहब्बत खुद ही पैदा कर लेते हैं। वो भी मुब्तलाए इश्क हो गई थी और उसे अपनी इसी पर नादम थी। जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो अपनी जगह से उठी और साइड टेबल के दराज में से जलीब के इस्तेमाल की गोलियां निकाली थीं और जो अक्सर नींद ना आने पर इस्तेमाल करता था। डिब्बी को उलटते हुए हाथ की हथेली पर उल्टाया था। तकरीबन 10 के करीब गोलियां मौजूद थीं। गोलियों की तादाद ने उसे मायूस किया था। पास पड़ी जग से गिलास में पानी उंडेला और सारी गोलियां निकल गई थी। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था हकीकत से नजर चुराने का। मोमिना, रुको, मेरी बात सुनो। उसकी आवाज़ पर मोमिना ने पलट कर देखा था तो वो रुक गई थी। जलीब ने करीब पहुंचकर उसका जायज़ा लिया था। सुर्ख आंखें और गीला गाल लिए वो लड़की बहुत दुखी मालूम हो रही थी। मैं लेने आया हूँ तुम्हें, मुझे तुमसे बात करनी है, घर चलो मेरे साथ। देखें जलीब भाई, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। वहाँ किसी को भी मुझसे मिलने का कोई शौक़ नहीं है। नूर बहुत खुश है आपके साथ, इतनी कि मेरे भाई की मोहब्बत तक को भूल गई है। खैर जो भी है उसे खुशी रखिएगा, उसका दुख मेरे भाई की रूह को दुखी करेगा। वो मुसलसल रोते हुए बोल रही थी। चलो, जलीब ने उसका हाथ पकड़कर वापस घर की तरफ कदम बढ़ाए थे। भाई, मगर उसने बोलना चाहा था। चुपचाप यहाँ बैठो। वो उसे सोफे पर बैठाते हुए खुद भी उसके मुकाबले सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला था। अब बताओ क्या मसला है? वो नर्म से लहजे में पूछ रहा था। कोई मसला नहीं है, वो सुर्ख आंखों से बहने वाले आंसू साफ करते हुए बोली थी। फिर क्या नाराज़गी है नूरी से? कोई नाराज़गी नहीं है। मोमिना, बताओगी नहीं तो मसला कैसे हल होगा? तुम चाहती हो नूरी कभी मेरे साथ खुश रहे, तो फिर ये सब क्या था जो आज तुमने बोला था? वो तुम्हारी बहन है, तुम उसे दुख भी नहीं देना चाहती, फिर भी अपने लफ्ज़ों से सख्ती से उसका दिल दुखा गई हो। मैं ये भी मानता हूँ कि वो अपनी मर्ज़ी के खिलाफ मेरी ज़िंदगी में शामिल की गई है और अभी तक वो मुझे कबूल नहीं कर पाई है। आज अगर तुमने उसकी आंखों में झांक कर देखा होता ना, तो तुम्हें वो दुख ज़रूर नज़र आता जो वो सह रही है। दूर ही शख्सियत बनकर रह गई है वो। हमारे लबों पर बिखरे दिलकश मुस्कान में हमेशा हमारी खुशी के जज्बात पोशीदा नहीं होते हैं, बल्कि कुछ कह कहे अपने अंदर मौजूद गम का शोर और सूनी आंखें में उभरी नमी को छुपाने के लिए लगाने पड़ते हैं। और हम अक्सर घुलने लगते हैं अपने अंदर का दर्द छुपाते छुपाते, और लोग समझते हैं कि हम दर्द से आशनास नहीं हैं। तुमने भी इसके लबों की हंसी देखी है, उसकी सूनी आंखों की नमी में नहीं झांका। मुर्तज़ा उससे मोहब्बत करता था, मगर उसकी ज़िंदगी ही इतनी थी। उसकी मौत के पीछे मेरा या नूर का कोई हाथ नहीं है। वो इतनी ही ज़िंदगी लिखवा कर लाया था। अगर मान भी लो कि मेरी या नूरी की वजह से उसकी जान गई, तो अब क्या किया जाए? क्या तुम्हारे पास कोई बेहतरीन हल मौजूद है? उसके तमाम बातें मोमिना के दिल में उतर रही थीं। कितनी सफाई से वो उसे आईना दिखा रहा था। तुम चाहती हो वो मुर्तज़ा की याद को दिल से लगा कर रखे, उसे कभी भूले नहीं। यहाँ तक तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है, मगर तुम उसे मज़ीद दुखी कर रही हो, इसे तन्हा कर रही हो। तुम चाहती हो कि वो मरने वाले के साथ मर जाए। इस तरह तो ज़िंदगी नहीं गुजरती ना। वो अगर ज़िंदगी की तरफ लौट रही है तो उसकी मदद करो, ना कि उसे मज़ीद परेशान करो। चलो शाबाश, अब जाकर उससे माफ़ी मांग लो, उसको समझाओ कुछ कि तुम्हारे इस मासूम भाई पर भी कुछ रहम करे अब। जी ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी, आप फिक्र मत करें। वो खुशदिली से मुस्कुराई थी, आंखों से नफरत की धुंध छटी थी तो सब निखरा निखरा लगा था।
वो भी आंसू को साफ करते हुए नूरी के कमरे की जानिब बढ़ गई थी, मगर कमरे का पहला कदम रखते हुए ज़मीन पैरों तले से ही निकल गई थी। उसकी पहली आवाज़ पर ही जरीब भागते हुए आया था। नूरी की हालत उसके हाथ पांव फैला गई थी। वो उसे हॉस्पिटल लाए थे। डॉक्टर्स ने मैदा वॉश कर दिया था, मगर वो होश में नहीं आ रही थी। डॉक्टर्स अभी कुछ कह नहीं सकते थे। मोमिना का मुसलसल रो रो कर बुरा हाल था और ज़रीब के तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आज ही तो उसे लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, फिर ये सब। जब कुछ भी समझ नहीं आया तो वो नूरी के पास आ गया था। नूरी, आंखें खोलो, क्यों किया है तुमने ऐसा? नूरी, एक दफ़ा मेरी तरफ देख लो, देखो मैं कैसे तड़प रहा हूँ। तुमने बिछड़ने के खौफ ही मुझे मार डालेगा। मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा तुम्हारा हिज्र। तुम जो कहोगी मैं मानूंगा, बस एक बार आंखें खोलो। वो तड़प रहा, मगर नूरी के वजूद पर उसके फरियाद का कोई असर नहीं हुआ था। होता भी कैसे, अब तो वो बहुत दूर जा चुकी थी और ज़लियाब के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। वो खाली हाथ, खाली दामन, नो कना था। भाई फिक्र मत करें, नूरी को कुछ नहीं होगा। संभालें खुद को। आप ऐसा करेंगे तो नूरी को कौन संभालेगा? मोमिना उसके शाने पर हाथ रखकर समझा रही थी। 3 घंटे बाद उसे होश आया था। सब मौजूद थे, मगर ज़लीब नहीं था। किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा था। मोमिना ने ना सिर्फ अपने रवैये की माफ़ी मांगी थी, बल्कि उसे समझाया भी था, और उसकी बातों ने नूरी को मज़ीद शर्मिंदा किया। उसे अस्पताल से आया दूसरा दिन था। रात के किसी पहर उसकी आँख खुली थी। गला प्यास की शिद्दत से सूख रहा था। उसने उठना चाहा था, मगर उसकी हरकत से उसकी टांगों पर सर रखे सोए हुए ज़लीब की आंखें खुल गई थीं। वो न जाने कब कुर्सी पर बैठे बैठे उसकी टांगों पर सर रखकर सो गया था। कुछ चाहिए नूरी? जी, वो पानी। ज़लीब ने पास पड़े जग में से पानी निकालकर उसके लबों से लगाया था। बस उसने 2 सिप लेकर छोड़ दिया था। कैसी हो अब? वो पूछ रहा था। ठीक हूँ, वो ऐसे कैसे बोली थी। दोनों के दरमियान खामोशी कितनी ही देर हाइल रही थी। आप खफा हैं मुझसे? आखिर नूरी ने ही खामोशी का दीवार गिराई थी। क्या नहीं होना चाहिए? वो लिए दीन अंदाज में बोला था। मैं बहुत परेशान थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था, मैंने कुछ नहीं पूछा नूरअदन। वो उसी अंदाज में बोला था। ज़लीब, आई एम सॉरी। ज़लीब ने उसके बुलाने पर उसकी तरफ देखा था। आज पहली बार उसने उसका नाम से पुकारा था। दोनों हाथों से अपने कान पकड़े वो उसके कदर मासूम लग रही थी कि ज़लीब का सारा गुस्सा सारी खफगी शाख की तरह बैठ गई थी। उसने जल्दी से उसके दोनों नरम नाजुक हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम कर लबों से लगाया था। क्या मैं समझूं कि मेरी सज़ा माफ़ हो गई है? ज़लीब ने पुरउम्मीद नज़रों से उसे देखा था। बिल्कुल, बल्कि आपको तो मुझे सज़ा देनी चाहिए। मैंने तो बहुत दिल दुखाया है आपका, वो शर्मिंदगी से बोली थी। कोई बात नहीं नूरी, ये दिल भी तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा। पूरा हक है, जो मर्जी करो इसके साथ। बस आज के बाद खुद को कोई तकलीफ़ नहीं देना। मेरी गलती की सज़ा मुझे देना, खुद को नहीं। ज़लीब, क्या हम पिछली बातों को आज अभी यहाँ छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते? पुराने जिक्र मुझे तकलीफ़ देते हैं, वो उसकी बात काटते हुए बोली थी। ठीक है, जैसे तुम चाहो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब से हम नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, सब भूल कर। और मेरा वादा है, मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं होगी। वो उसे यकीन दिला रहा था और नूरी के दिल ने उसकी सच्चाई की गवाही दी थी। अगर रब जुलजलाल कुन कह दे तो अधूरे और नामुकम्मल किस्से भी मुकम्मल हो जाते हैं। इन कहानी भी मुकम्मल हो गई थी। बेशक वो रब ही है जो गम के बाद खुशी देता है, और वो दोनों ही उस बात के गवाह थे। देखा थे जो उन खुशियों, दुख देखे थे जो, तो इन खुशियाँ उनके मुंतज़र थीं। ख़त्म शुद। उम्मीद है आप सभी को ये नावल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट नावल के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।